ठीक है। क्या स्टार्ट करें अभी? मतलब पेट्रोलॉजी पढ़ना है या क्या पढ़ना है बोलो, उस हिसाब से पढ़ेंगे। जल्दी बोलो पेट्रोलॉजी टाइम। से शुरू पेट्रोलॉजी से शुरू कीजिए, उसके बाद लास्ट में एक बार वो आपको बताए थे कि वो ड्रेनेज पैटर्न को लेके, हाँ वो एक बार समझा दीजिए एक बार। अच्छा हाँ, ड्रेनेज पैटर्न है, ठीक है। हाँ। Just wait. ओके, सो पेट्रोलॉजी मतलब क्या है बेसिकली? पेट्रोलॉजी, पेट्रो मतलब रॉक होता है। जस्ट वेट। या पेट्रो मतलब मेरे रॉक होते हैं। अरे भाई, या सो पेट्रो मतलब रॉक होता है, लॉजी मतलब किसी के बारे में स्टोरी को हम लॉजी बोलते हैं, ठीक है। सो पेट्रोलॉजी मतलब स्टोरी ऑफ रॉक होता है। से रॉक का जो स्टोरी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी बोलते हैं। सो पेट्रोलॉजी मेनली थ्री टाइप्स का होता है। एक होता है मेरा इग्नियस पेट्रोलॉजी, एक होता है मेरा मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी, ओके, और एक होता है मेरा सेडिमेंटरी पेट्रोलॉजी, और एक होता है मेरा मेटामॉर्फिक, एंड द लास्ट वन इज सेडिमेंटरी पेट्रोलॉजी। सेडिमेंटरी, ठीक है। तो तुमने सब रॉक साइकिल पढ़ा होगा, सो पहले रॉक साइकिल डिस्कशन कर लेते हैं। सो क्या होता है ना, माग्मा होता है, ठीक है। माग्मा किसको बोलते हैं? एनी आइडिया माग्मा किसको बोलते हैं? एक हॉट मोल्टन मैट, मतलब रॉक का एक हॉट मोल्टन मटेरियल होता है जो मेरा मतलब सरफेस के नीचे मिलता है, उसको माग्मा बोलते हैं। जब वो ऊपर आता है उसको लावा बोलते हैं। सो पहले मेरा माग्मा का क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। जब मेरा माग्मा क्रिस्टलाइजेशन होता है तब उसको क्या बोलते हैं? इग्निशन बोलते हैं। उसको हम इग्निशन बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है ना, मेरा जो इग्निशन फॉर्म होता है, आ, उसके बाद मतलब डिपेंड करता है कि मेरा क्रिस्टलाइजेशन कैसा है। जैसे कि उसका रेट डिपेंड करता है कि अगर मेरा क्रिस्टलाइजेशन स्लोली हो रहा है तो जो मतलब ग्रेन फॉर्म हो गया वो मेरा कोर्सर ग्रेन फॉर्म होगी, एंड जो रॉक मिलेगा वो मेरा कोर्स ग्रेन रॉक मिलेगा। एंड अगर वो बेसिकली डेप्थ से आता है, ग्रेटर डेप्थ से आता है, एंड अगर वो बेसिकली अगर फास्ट कूलिंग हो रहा है तो वो फाइन ग्रेन मिलेगा। तो मेरा इग्निशन फॉर्म हो गया। फिर जब एक बार रॉक फॉर्म हो जाता है, वो सरफेस में जब आ जाता है, तब उसके बाद क्या होता है ना, जो मेरे नेचुरल एजेंट्स होते हैं जैसे कि मेरा विंड हो गया, या फिर ग्लासियर हो गया, या फिर रिवर हो गया, या फिर रिवर हो गया, वो मतलब वो क्या करते हैं ना, ये जो रॉक मतलब रॉक मेरा इरोड मतलब वो वेदर हो जाता है। उसके बाद वो जो वेदर मटेरियल को जो मेरे डिफरेंट डिफरेंट एजेंट होते हैं वो उसको ट्रांसफर करके ले जाते हैं, ठीक है। उसको ट्रांसफर करके ले जाते हैं, डिपोजिशन साइड में डिपॉजिट कर देते हैं। मतलब जब वो डिपॉजिट हो जाता है तब उसके बाद क्या होता है? मेरा लिक्विफिकेशन होता है। जो मेरा इग्नियस रॉक का जो मतलब फ्रैगमेंट्स है, जो वो जाके डिपोजिशन साइड पे उसका क्या होता है? लिक्विफिकेशन होता है। लिक्विफिकेशन किस प्रोसेस से होता है? मेरा डायजेनिक मतलब डायजेनेटिव प्रोसेस होता है, उसके थ्रू से मेरा लिक्विफिकेशन होता है। जो कि जहाँ पे बेसिकली क्या होता है, मेरा जो मेरा फ्रेगमेंट्स का होता है ना, उसका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होता है। एंड उसके बाद वो जो मेटल्स होते हैं वो जो वो रिक्रिस्टलाइज होकर वो क्या बन जाते हैं? वो एक हार्ड एंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो पहले मेरा क्रिस्टलाइजेशन हुआ तो मेरा इग्नियस रॉक फॉर्म हुआ, उसके बाद क्या होगा? इग्नियस रॉक में मेरा वेदरिंग एंड इरोजन होगा। जब वेदरिंग एंड इरोजन होगा तो क्या फॉर्म कर देगा? ये सेडिमेंट फॉर्म कर देगा। एंड वेदरिंग कैसे होता है बेसिकली मेरा? उसका डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। वो आइदर मेरा वेदरिंग मतलब क्या होता है? बेसिकली ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक होता है। रॉक मेरा कैसे ब्रेक होता है? आइदर फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन के थ्रू से मेरा रॉक ब्रेक होता है।
एक बार मेरा रॉक ब्रेक हो जाए तो वो सेडिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर सेडिमेंट क्या होता है ना, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद वो उसका डिपोजिशन साइड पे लेकर डिपोजिट कर देता है। फिर उसके ऊपर क्या होता है, मेरा लिक्विफिकेशन होता है। सो लिक्विफिकेशन प्रोसेस से क्या होता है, जो मेरा सॉफ्ट सेडिमेंट होते हैं वो हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी हार्ड रॉक को क्या बोलते हैं, हम सेडिमेंटेड रॉक बोलते हैं। दैट इज नोन एज जो सेडिमेंटेड रॉक। एंड जो सेडिमेंट रॉक फॉर्म होता है ना, इसका भी मतलब एक डायजेनेटिक मतलब चेंजेस होता है, वो उसका भी एक लिमिट होता है कि वो मेरा जो डायजेनेटिक होता है वो 100 या फिर 150 के मतलब पीछे ही होना चाहिए वो वाला, ठीक है। फिर जो सेडिमेंटेड रॉक्स होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, मेरा टेम्परेचर प्रेशर आक्ट होता है, ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर आक्ट होता है। तो जो मेरा सेडिमेंटेड रॉक होता है वो किस पे कन्वर्ट होता है, मेरा मेटामॉर्फिक रॉक पे कन्वर्ट हो जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक में वो कन्वर्ट हो जाता है। जस्ट वेट। या फिर अगर मैं इग्नियस रॉक पे भी टेम्परेचर प्रेशर डाल रहा हूँ तो भी वो मेटामॉर्फिक पे कन्वर्ट हो जाता है मेरा। अगर फिर मैं मेटामॉर्फिक के और ज़्यादा मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, जैसे कि मेटामॉर्फिक का एक लिमिट होता है। इसका लोएस्ट लिमिट होता है मेरा 150 प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। और इसका अपर लिमिट होता है मेरा ग्रेटर देन 600 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये उस टेम्परेचर के बीच में ही जो मेटामॉर्फिक मेरा फॉर्म होता है। अगर मैं इसके नीचे चला जाऊँ तो ये मतलब डायजेनेसिस हो जाएगा। इसके ऊपर चला जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, मेरा मेल्टिंग कर देगा। तो मतलब जो मेटामॉर्फिक चेंजेस होता है वो इस टेम्परेचर के विद इन होता है मेरा। अगर उससे ज़्यादा में टेम्परेचर दे दिया तो क्या हो जाएगा, मेरा मेल्ट हो जाएगा, तो फिर से मेरा magma फॉर्म हो जाएगा, फिर से सेम साइकिल रिपीट होगा। सो दिस इज नोन एज रॉक साइकिल। मेरा magma मेरा मतलब उसका क्रिस्टलाइजेशन होकर वो मेरा इग्नियस फॉर्म कर देता है। फिर जो रॉक होता है उसके ऊपर क्या होता है, मेरा वेदरिंग एंड इरोजन होता है। एंड वेदरिंग जो होता है वो इन प्रोसेस होता है। जो इरोजन होता है वो बेसिकली मूवमेंट हो जाता है पार्टिकल्स का, जो वेदर पार्टिकल का मूवमेंट होकर फिर से मतलब उनका क्या होता है, वो बेसिकली फिर से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो डिपॉजिट हो गया, फिर लिथिफिकेशन हुआ तो सेडिमेंट जो है वो सेडिमेंट रॉक पे कन्वर्ट हो गया, जो हार्ड रॉक में। फिर सेडिमेंटेड रॉक पे अगर मेरा टेम्परेचर प्रेशर डार्क हो रहा है तो वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो गया। या फिर अगर मैं इग्नियस रॉक को डायरेक्टली भी टेम्परेचर प्रेशर दे रहा हूँ फिर भी वो क्या हो जाता है, मेटामॉर्फिक पे कन्वर्ट हो जाता है। अगर सेडिमेंट रॉक से कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पारा मेटामॉर्फिक बोलते हैं। अगर वो इग्नियस रॉक से कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं मेटामॉर्फिक को फिर से टेम्परेचर दे रहा हूँ तो फिर से वो magma में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रॉक साइकिल। तो पहले हम इग्नियस पेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक कीजिए इग्नियस पेट्रोलॉजी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, जो हमारा magma होता है उसका बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो जो रॉक फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। इन जो इग्नियस रॉक होता है वहाँ पे मेरा लेयरिंग नहीं मिलेंगे, यहाँ पे नो लेयरिंग। यहाँ पे मुझे फॉसिल कंटेंट भी नहीं मिलेंगे। ये जो रॉक होता है यहाँ पे मेरा फॉसिल कंटेंट भी नहीं मिलते, नो नो फॉसिल कंटेंट। ये होता है जो मेरा कॉम्पैक्ट एंड मैसिव होता है। ये जो रॉक होता है इग्नियस रॉक, बेसिकली क्या होता है, मेरा कॉम्पैक्ट एंड मैसिव होता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट एंड मैसिव होता है ये वाला जो मेरा इग्नियस रॉक होता है। तो ये सब उसका फीचर्स है। बेसिकली जो magma क्रिस्टलाइज होता है तो इग्नियस रॉक फॉर्म कर देता है। तो फिर इसका टाइप्स है SiO2 कंटेंट के बेसिस पे, ठीक है। एसिडिक, जब उसका SiO2 % ज़्यादा होगा। एसिडिक कब बोलेंगे, जब इसका SiO2 % मेरा ग्रेटर देन 60% होगा। इसको इंटरमीडिएट कब बोलेंगे, जब इसका SiO2 % कितना होगा, 66 टू 55% होगा। इसको बेसिक कब बोलेंगे, जब इसका 55 टू 45% होगा। इसको अल्ट्रा बेसिक कब बोलेंगे, जब इसका SiO2 % लेस देन 45% होगा, ठीक है। ये होगा मेरा SiO2 कंटेंट के बेसिस पे। और एक उसका मेन जो मतलब टाइप्स होता है वो दो टाइप्स का होता है, क्या क्या, एक होता है मेरा एक्सक्लूसिव, एक होता है मेरा इंट्रूसिव। एक होता है मेरा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक होता है मेरा एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव एंड एक्सक्लूसिव। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है हमारे ग्रेटर डेप्थ में फॉर्म होता है, फॉर्म्ड एट ग्रेटर डेप्थ।
इन ये जो एक्सक्लूसिव इग्नेस स्ट्रोक होता है ये मेरा शैलो डेप्थ पे फॉर्म होता है। शैलो डेप्थ पे तुम सरफेस पे भी फॉर्म बोल सकते हो, ठीक है। फॉर्म डेट वेरी शैलो डेप्थ और एट द सरफेस, फॉर्म डेट वेरी शैलो डेप्थ और समटाइम्स एट द सरफेस, शैलो डेप्थ और समटाइम्स एट द सरफेस, समटाइम्स एट द सरफेस। सो जो गेटो डेप्थ से आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे कूलिंग रेट क्या होता है मेरा इंट्रूसिव की केस में, यहाँ पे मेरा जो कूलिंग रेट होता है बेसिकली स्लो होता है, ठीक है। सो मेरा स्लो कूलिंग होता है। अगर मेरा स्लो कूलिंग हो रहा है तो ग्रेन साइज कैसे होगा यहाँ पे, तो स्लो कूलिंग होता है इसलिए यहाँ पे ग्रेन साइज जो होता है कोर्स होता है मेरा। एंड इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरी हाई होता है क्योंकि बहुत नीचे से आ रहे हैं ना। तो उनको अगर तुमको कंपोजिशन पता है तो बेसिकली जो डेप्थ में होते हैं उनका बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा मतलब ज़्यादा होता है, उसका डेंसिटी भी ज़्यादा होता है जो नीचे वाले रॉक होते हैं। तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा बेसिकली मेरा हाई होगा, एंड इसका डेंसिटी मेरा हाई होगा। ये बेसिकली कैसे फॉर्म होता है, फास्ट कूलिंग की वजह से फॉर्म होता है। सो फास्ट कूलिंग की वजह से फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे जो ग्रेन साइज बनेंगे वो वेरी स्मॉल बनेंगे मेरे, मतलब वेरी फाइन बनेंगे, वेरी फाइन। तो इंट्रूसिव बेसिकली फिर से दो टाइप्स का डिवाइडेड होता है, एक होता है मेरा प्लूटोनिक और एक मतलब हाइपोवेसल, प्लूटोनिक और हाइपोवेसल। जो प्लूटोनिक होता है ये वेरी ग्रेव डेप्थ में मिलता है, जो हाइपोवेसल मिलता है इंटरमीडिएट डेप्थ से मिलता है, ग्रेव टू इंटरमीडिएट। ये होता है मेरा इंटरमीडिएट डेप्थ से मिलता है, इंटरमीडिएट डेप्थ में मिलता है जो हाइपोवेसल रॉक होता है, फिर हाइपोवेसल जो होता है। तो मेरा प्लूटोनिक रॉक का एग्जाम्पल क्या होगा, वो एक बोलो, प्लूटोनिक रॉक का एग्जाम्पल क्या है, क्या हो सकता है इसका, गैब्रो हो सकता है या फिर मेरा क्या ग्रेनाइट हो सकता है। इन जो मेरा एक्सक्लूसिव रॉक होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम वोल्केनो रॉक भी बोलते हैं, ठीक है। इसको वोल्केनो रॉक भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, सेम गैब्रो का वोल्केनिक इक्विवेलेंट क्या है मेरा बासल्ट है, ग्रेनाइट का वोल्केनिक इक्विवेलेंट क्या है रायोलाइट है, रायोलाइट है, ठीक है। सो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, जो इंट्रूसिव है वो हमें ग्रेटर डेप्थ से मिल रहा है, एंड ग्रेटर डेप्थ से मिल रहा है तो स्लो कूलिंग हो रहा है उसका, स्लो कूलिंग हो रहा है इसी वजह से उसका जो ग्रेन साइज है वो क्या है मेरा कोर्सर है, ग्रेन साइज है जो ये मेरा कोर्स है, इसलिए उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा या फिर डेंसिटी होगा वो सब कोर्स होगा। यानी हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे ये फॉर्म होता है जो मेरा इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं। जो एक्सक्लूसिव रॉक्स होते हैं वो बेसिकली सैलो डेप्थ में फॉर्म होते हैं, एंड कभी कभी सरफेस पे भी फॉर्म हो जाते हैं। एंड इनका जो कूलिंग रेट होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत ये जल्दी से मतलब कूल होते हैं, ठीक है। इसलिए इनका जो मतलब ग्रेन साइज होता है वो क्या होता है मेरा फाइन टू वेरी फाइन होता है। इनको वोल्केनो भी बोलते हैं, एंड जो इंट्रूसिव रॉक्स को प्लूटोनिक या फिर हाइपोथेसिस रॉक बोलते हैं। हाइपोथेसिस बेसिकली बहुत डेप्थ में मिलता है, ये मेरा बेसिकली इंटरमीडिएट डेप्थ में मिलता है। इसका एग्जांपल गैब्रो ग्रानाइट, इसका है बासल ग्रेनाइट, ठीक है। एंड अगर मैं आर्क इंटीरियर के बारे में बताऊँ, आर्क का इंटीरियर वहाँ से तो मेरा magma आ रहा है ना। सो जो आर्क इंटीरियर है उसको हम किस बेसिस पे बेसिकली क्लासीफाई किए हैं, इसका दो दो टाइप का क्लासिफिकेशन है। एक मेरा कॉम्पोजिशनल क्लासिफिकेशन है, एक हो गया मेरा कॉम्पोजिशनल क्लासिफिकेशन, और एक हो गया मेरा रियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और एक हो गया मेरा रियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो कॉम्पोजिशनल क्लासिफिकेशन होता है उसके बेसिस पे क्या क्या होता है मेरा जो डिवीजन कॉम्पोजिशनल क्लासिफिकेशन होता है, कॉम्पोजिशनल के बेसिस पे बेसिकली तीन टाइप्स का होता है, क्या क्या, क्रॉस्ड मेंटल एंड कोर होता है। फिर मैं इसको डालूँ तो ये मेरा क्रॉस्ड हो गया, ये मेरा मेंटल हो गया, ये मेरा कोर हो गया। क्रॉस्ड, ये मेंटल, ये कोर है। फिर इनका भी सब डिवीजन होता है। जो क्रॉस होता है मेरा दो टाइप से डिवाइडेड है, जैसे कि ये सियाल ऊपर हो गया, ये वाला मेरा सीमा है। सियाल को क्या बोलते हैं बेसिकली कॉन्टिनेंटल क्रॉस बोलते हैं, सीमा को ओशनिक क्रॉस बोलते हैं। फिर मेंटल दो टाइप्स का डिवाइडेड है, ये वाला मेरा ऊपर मेंटल हो गया, नीचे वाला मेरा लोअर मेंटल, लोअर मेंटल।
फिर कोर भी मेरा दो टाइप से डिवाइडेड है, ऊपर वाला मेरा इनर आउटर कोर, ये वाला मेरा इनर कोर। सीएल एंड सीमा के बीच में बाउंड्री को क्या बोलते हैं? इसके बीच में जो बाउंड्री होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्नर बोलते हैं। कॉर्नर डिस्कंटिन्यूटी। कॉर्नर डिस्कंटिन्यूटी। और जो मेरा मतलब क्रॉस एंड अपर मेंटल के बीच में जो बाउंड्री होता है उसको क्या बोलते हैं? मोहर मोहर विसिक। विसिक। उसको उसको बोलते हैं मोहर विसिक। जो अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में जो बाउंड्री होता है उसको क्या बोलते हैं? रेपेटिव। रेपिटी। एंड जो लोअर मेंटल आउटर कोर के बीच में बाउंड्री होता है उसको क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग। एंड जो आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? लेमन। उसको लेमन। लेमन। लेमन बोलते हैं। अगर मैं डेप्थ की बात करूं तो ये समहाउ मेरा मतलब 100 किलोमीटर, ये 70 to 100 किलोमीटर के बीच में ये लेयर होगा। फिर इसकी बात करूं तो ये 2900। एंड इसके बात करूं तो ये मेरा 5150 होता है। एंड लास्ट वाला कितना होता है? 6371 होता है। एंड ये जो मेंटल का है बीच वाला, ये कितना होगा मेरा? 670 होगा। ठीक है। तो कौन सा सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कॉन्स्टिट्यूट करता है? मेरा होल, मेरा टोटल जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, कौन सा ज़्यादा वॉल्यूम दिखाता है? मेंटल। जो मेंटल होता है वो क्या होता है? वो जो 83% वॉल्यूम एंड 68% मास कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है। एंड 68% मास। ऊपर से मेंटल मेरे दो टाइप से डिवाइडेड है, तो कौन ज़्यादा वॉल्यूम कंटेन करता है मेरा? अपर मेंटल या लोअर मेंटल करता है? लोअर मेंटल। कितना करता है लोअर मेंटल? याद रखना। ठीक है। जो लोअर मेंटल होते हैं वो 56% करता है, एंड जो अपर मेंटल होते हैं वो 27% करता है। एंड बाकी रह गया मेरा क्या? कोर एंड क्रॉस्ट। कोर कितना करता है? इसका रिमेनिंग जो होगा, रिमेनिंग से थोड़ा कम, मतलब ये 16% करता है, 16% वॉल्यूम। एंड कितना मास होगा इसका? 31.5% मास होता है, तो कॉन्टेंट करता है। ऊपर से कोर का सबसे ज़्यादा कौन कॉन्टेंट करता है मेरा? इनर कोर करेगा या आउटर कोर करेगा? आउटर कोर ज़्यादा कॉन्टेंट करता है। ठीक है। आउटर कोर। आउटर कोर में ज़्यादा वॉल्यूम कंटेंट करता है, ये भी चीज़ याद रखना। ठीक है। एंड आउटर कोर क्या होता है मेरा? लिक्विड होता है, सॉलिड होता है? आउटर कोर मेरा लिक्विड इन नेचर होता है, लिक्विड। ये भी याद रखना। एंड ये तो हो गया मेरा यूरोलॉजिकल। और क्या फैक्ट है? ये तो बेसिक्स हो गया। हाँ। और जो ये मेरा गुटेनबर्ग बाउंड्री है उसका बहुत सारा मतलब इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट होता है, वो एग्जाम में बेसिकली पूछ लेते हैं। गुटेनबर्ग कितने डेप्थ में मिलता है? 2900 किलोमीटर में मिलता है। एक मतलब कौन से लेयर को सेपरेट करता है? लोअर मेंटल एंड आउटर कोर। लोअर मेंटल एंड आउटर कोर। यहाँ पे होता क्या है बेसिकली? क्या क्या चीज़ें होता है यहाँ पे? बहुत सारी चीज़ें होता है। कोई बताओ क्या क्या होता है यहाँ पे? पहले तो मेरा वीपी जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है। मतलब किससे, मतलब कितना वैल्यू से कितना वैल्यू डिक्रीज करता है? वीपी डिक्रीजेस फ्रॉम, बोलो बोलो कोई एक। अरे टाइपिंग मत करो, मैसेज मत करो, मैं कैसे देखूंगा यहाँ पे? बोलो। बेसिकली 13.6 किलोमीटर पर सेकेंड टू 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड को डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है वो एग्जाम में। सो याद रखना, जो बीपी होता है हमारा 13.6 टू 8.1 डिक्रीज हो जाता है। जो बीएस हो जाता है वो जीरो हो जाता है। क्यों जीरो होता है बीएस मेरा? बीएस जीरो क्यों होता है? एस वेव आउटर कोर में एंटर नहीं करता। क्योंकि मेरा आउटर कोर जो है मोल्टन है। इन जो एस वेव है वो ट्रैवल नहीं कर सकता मेरा, मतलब लिक्विड से। एस वेव ओनली सॉलिड मीडियम में ट्रैवल कर सकता है। किस लिए वो लिक्विड मीडियम में ट्रैवल नहीं कर सकता? अगर हम बीएस का फॉर्मूला देखेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है? म्यू बाई रो का रूट ओवर है। ठीक है। एंड वीपी का फॉर्मूला क्या है? फॉर म्यू बाई 3 प्लस के बाई रो रूट ओवर। दिस इज फॉर्मूला वीपी। लिक्विड मीडियम के लिए क्या होता है ना, मेरा म्यू जीरो होता है। मतलब लिक्विड मीडियम के लिए म्यू मेरा जीरो होता है। सो लिक्विड मीडियम के लिए म्यू जीरो होगा तो लिक्विड मीडियम में मेरा वीएस क्या हो जाएगा? जीरो बाई रो हो जाएगा। सो ये जीरो हो जाएगा। बट वीपी का बात देखो तो ये क्या होगा मेरा? ये वाला टर्म ओनली जीरो होगा। तो वीपी मेरा ओवरऑली क्या हो जाएगा? के बाई रो हो जाएगा। के क्या है मेरा? के मेरा बल्क। बल्क बल्क मॉडुलस। मॉडुलस। तो यहाँ पे देखो वीपी जीरो हो रहा है ना, सॉरी वीएस जीरो हो रहा है, इसलिए वो आउटर को देकर ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है। ये उसका रीजन है। और क्या बोला यहाँ पे? वीएस जीरो हो गया। और क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे ग्रेविटी मेरा, ग्रेविटी वैल्यू मैक्सिमम होता है। ग्रेविटी वैल्यू बिकम मैक्सिमम। ग्रेविटी वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम देखने को मिलता है। और यहाँ पे डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट में मिलता है, ये गुटेनबर्ग पे डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट में मिलते हैं। और क्या होता है गुटेनबर्ग बाउंड्री में?
यहाँ पे जो डेंसिटी होता है, मतलब जो 2900 किलोमीटर में जो डेंसिटी होता है, वो क्या हो जाता है मेरा, इक्वल टू अर्थ का एवरेज डेंसिटी होता है, उसके साथ इक्वल हो जाता है। अर्थ का एवरेज डेंसिटी कितना होता है? 5.5 gram per हाँ, cc. so at this depth the rock having the density, in this depth the density becomes equal to the earth average density, becomes equal to earth's average density, अर्थ के एवरेज डेंसिटी का इक्वल हो जाता है, अर्थ एवरेज डेंसिटी। ये वाला पॉइंट याद रखना, ठीक है। और मेरा क्रॉस का कंपोजिशन क्या है इसका, ग्रेनाइट टू Granodiorite. सीएल का, सॉरी सीएल का मैं क्रॉस का बोल दिया। सीएल का कंपोजिशन क्या है मेरा, ग्रेनाइट टू ग्रेनोडायरेट। सीमा का कंपोजिशन क्या है, सीमा का कंपोजिशन क्या है, बासाल्टिक। Basaltic. और अपर मेंटल का कंपोजिशन क्या है, इसमें क्या मिलता है मेरा, Peridotite. पेड्रोटाइट या फिर पायरोलाइट बोल सकते हो, पायरोलाइट भी मिलता है मेरा, पेड्रोटाइट, पायरोलाइट, या फिर गार्नेट लेयरजोलाइट भी मिलता है, ठीक है, गार्नेट लेयरजोलाइट भी मिलता है। नीचे भी लोअर मेंटल भी वही पेड्रोटाइट मिलता है मेरा। इन कोर में क्या मिलता है, जो आयरन निकल ज़्यादा मिलता है यहाँ पे, NiFe। NiFe जो Fe होता है कितना मिलता है, वो 85% मिलता है, बेसिकली 85 to 95% मिलता है। जो Fe होता है वो डोमिनेटली Fe ज़्यादा रहता है यहाँ पे। तुम इसको नाइफ बोल के भी याद रख सकते हो। एंड जो इनर कोर होता है वो सॉलिड होता है। इनर कोर सॉलिड क्यों होता है, उसका रीजन क्या है इनर कोर सॉलिड होने का, High pressure. वेरी हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर नहीं, वेरी हाई प्रेशर। वहाँ पे टेम्परेचर आउटर कोर से ज़्यादा होता है, बट उसका प्रेशर इतना इंटेंस है, इतना ज़्यादा है, तो क्या कर लेता है ना, वो मेल्टिंग को कॉम्पेंसेट कर लेता है, ठीक है, और रैंडमनेस ज़्यादा होने नहीं देता। इसलिए वो बेसिकली क्या होता है ना, मेरा सॉलिड रहता है। ये तो हो गया मेरा कॉम्पोजिशनल क्लासिफिकेशन। इसका रियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स का है, रियोलॉजिकल 4 types. क्या क्या है इसका, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, Asthenosphere. मेसोस्फीयर, और क्या है, Core. हाँ उसको बेरिस्फीयर ही बोलते हैं, ठीक है। मेसोस्फीयर मेरा क्या होता है, बेसिकली मेंटल होता है। मेसोस्फीयर या फिर बेरिस्फीयर होगा तुम्हारा, कोर बोलते हैं तुम्हारा। आउटर कोर इनर कोर भी जा सकता है इसमें, आउटर कोर कोई भी बुक में आउटर और इनर कोर भी लिखा है, आउटर इनर कोर, ठीक है। सो लिथोस्फीयर क्या होता है मेरा, क्रॉस एंड अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल। इसका कंपोजिशन क्या होता है, क्रॉस प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल। ये भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। और आस्मोस्फीयर क्या होता है, एक लिथोस्फीयर क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या, रिजिड होता है या प्लास्टिक होता है, जो लिथोस्फीयर होता है रिजिड होता है। Rigid. ये जो आस्मोस्फीयर होता है ये क्या होता है मेरा, प्लास्टिक होता है। Plastic. यहाँ पे कौन सा हीट ट्रांसपोर्ट होता है मेरा, थोड़ा वेट, जरा वेट करना। सॉरी, जो मेजोस्फीयर होता है सॉलिड होता है, एंड यहाँ पे जो आउटर कोर होगा तो मेरा लिक्विड होगा। इनर कोर क्या होता है मेरा, सॉलिड होता है फिर से। सो हीट ट्रांसफर, जो लिथोस्फीयर होता है वहाँ पे हीट ट्रांसफर कौन सा टाइप का हीट ट्रांसफर होता है लिथोस्फीयर में, कंडक्शन। कॉन्डक्शन होता है। यहाँ पे जो हीट मैकेनिज्म होता है कॉन्डक्शन होता है। और एटमॉस्फेयर में क्या होता है मेरा, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। ठीक है। और मेन बात है जियोथर्मल ग्रेडियंट। सो जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या होता है मेरा, पहले बताओ ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट मतलब डिस्टेंस वाइज कुछ भी इंक्रीज होना, चाहे वो तुम्हारा प्रेशर हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे कुछ भी हो, एक्स इंक्रीज हो तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स ग्रेडियंट बोलेंगे। अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, जियोथर्मल ग्रेडियंट हो रहा है। जियोथर्मल ग्रेडियंट का मतलब क्या है,
increase of temperature with respect to depth, increase of temperature with respect to depth, उसको बोलते हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट। इसका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कितना है, इसका जियोथर्मल ग्रेडियंट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितना है 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इसका एवरेज कितना है जियोथर्मल ग्रेडियंट, एवरेज इसका होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ये लीनियर होता है क्या, मतलब ऐसे सेम सेम मेंटेन करता है क्या, उस सेटिंग को लेके वेरी करता है। तो कहाँ पे कितना दिखा था ये, सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है ये मेरा जो जियोथर्मल ग्रेडियंट है, सबडक्शन जोन पे ज़्यादा मतलब ज़्यादा देखने को मिलता है या फिर मेडोसन रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है। निर्देशन रीज में ज्यादा मिलता है। हाँ मैं सेटिंग्स लिख रहा हूँ, सेटिंग्स होता है और ये इसका मैं जियोथर्मल ग्रेडियंट लिख रहा हूँ, ठीक है, जियोथर्मल ग्रेडियंट डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो सबसे कम कहाँ पे होगा मेरा, सबडक्शन जोन सबडक्शन जोन पे सबसे कम होगा मेरा, कितना होता है सबडक्शन जोन में 10 डिग्री पर किलोमीटर, डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। और प्री कैम्ब्रियन सोइल में कितना होता है 12 to 20 होता है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जो मेरा कोलेजन और ओरोजन होता है वहाँ पे कितना होता है, जहाँ पे मेरा बेसिकली कोलेजन होता है 25 to 30 वेरी करता है। या फिर एक्टिव वायर मार्जिन में कितना होता है मेरा, एक्टिव वायर मार्जिन पे 30 to 35 होता है। और एक्सटेंशन ओरिजिन पे कितना होता है, यहाँ पे एक्सटेंशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये बढ़ने लगा। ओरिजिन पे कितना होगा मेरा 40 to 50 होगा, लास्ट मेरा मेडोसन रीच, यहाँ पे कितना होता है मेरा 60 होता है। सो ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा मेडोसन पे ज़्यादा हो रहा है और मेरा सॉल्यूशन पे कम मिल रहा है, इसका रीजन क्या है, कि जो सॉल्यूशन जोन है मेरा हाई प्रेशर लो टेम्परेचर जोन है, ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे कहाँ से मेरा जियोथर्मल करंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो सॉल्यूशन जोन फॉर्म होता है वो कहाँ पे फॉर्म होता है तुम्हारा, कॉन्वर्जेंस पे फॉर्म होता है। अगर मैं सेटिंग्स की बात करूँ, बाउंड्री की बात करूँ, तो कितने तरह के बाउंड्री होते हैं मेरे, 3 टाइप्स के बाउंड्री होते हैं। एक हो गया मेरा कॉन्वर्जेंट, एक हो गया मेरा डाइवर्जेंट और एक स्ट्राइक स्लिप, डाइवर्जेंट और एक स्ट्राइक स्लिप होता है मेरा। तो इनको हम किस किस बेस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा मागवा मिल रहा है मुझे, कहाँ पे कौन सा फीचर्स मिल रहे हैं, एंड कहाँ पे मेरा प्लेट टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, कहाँ पे मेरा अवे मूव कर रहे हैं, कहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा है, कहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, कहाँ पे स्लाइडिंग हो रहा है। तो जो कॉन्वर्जेंट होता है कब फॉर्म होता है, जब मेरे 2 प्लेट्स टुवर्ड्स मूव करते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे कंप्रेशन होता है। एंड डाइवर्जेंस भी क्या होता है, कब होता है फॉर्म होता है, जब दो प्लेट होते हैं वो आगे मूव करते हैं, यहाँ पे क्या होता है मेरा एक्सटेंशन होता है। एंड स्ट्राइक स्लिप पे क्या होता है, यहाँ पे 2 प्लेट स्लाइड पास ईच अदर होते हैं, स्लाइड पास करते हैं एक दोनों को। एंड जो कॉन्वर्जेंस होता है वो अगेन 3 टाइप्स का डिवाइडेड होता है, क्या क्या, एक मेरा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कॉन्वर्जेंस हो सकता है, या फिर ओशन कॉन्टिनेंट हो सकता है, या फिर ओशन ओशन हो सकता है। तो कहाँ पे मेरा मतलब वोल्केनिक रॉक मिलता है, कहाँ पे मेरा वो जो आइलैंड रॉक मिलता है, आइलैंड रॉक कहाँ पे मिलता है पहले बताओ ये, ओशन ओशन इस पे मेरा आइलैंड रॉक मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, यहाँ पे मेरा आइलैंड रॉक फॉर्म होता है। ये कौन सा मतलब सेटिंग पे बेसिकली मिलता है, इसका एग्जांपल क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है इसका आइलैंड रॉक का, एलयूटीएन, ठीक है। ये जो ओशन कॉन्टिनेंट होता है ये कहाँ पे मिलता है मेरा, सॉरी यहाँ पे क्या मिलता है मेरा वोल्केनिक रॉक, कॉन्टिनेंटल वोल्केनिक रॉक मिलता है यहाँ पे। इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, एंडियन, ये दोनों याद रखना, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मैग्मा होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है, बासल्टिक होता है या फिर राइलोटिक होता है, फिर एंडेसिटिक होता है। बेसिकली राइलोटिक टू एंडेसिटिक होता है। यहाँ पे जो फॉर्म होता है इसका कंपोजिशन क्या होता है, एंडेसिटिक होता है, याद रखना। ओशन ओशन में जो फॉर्म होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है मेरा, एंडेसिटिक होता है। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। एंड एक्सटेंशन मतलब ये जो डाइवर्जेंस है 2 टाइप का डिवाइड है, आइदर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस हो सकता है, फिर ओशन ओशन डाइवर्जेंस हो सकता है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है मेरा, यहाँ पे मेडोसोनिस फॉर्म होता है। एंड मेडोसोनिस में क्या कंपोजिशन होता है मैग्मा का, बासल्टिक होता है, ठीक है। ये हो गया ना मेडोसोनिस का कंपोजिशन। फिर आगे मेरा स्ट्राइक स्लिप, यहाँ पे क्या होता है मेरा, 2 प्लेट स्लाइड पास सीजर करते हैं। इसका बोला था सुबह ही, एक सिनिस्टल होता है, एक मेरा डेक्स्टल होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोला क्या, मैं आगमा के बारे में बात किया कि कहाँ पे कौन सा टाइप का मुझे मागमा मिलेगा। अगर मैं कॉन्वर्जेंस की बात करूँ, ओशन ओशन की, वहाँ पे मुझे एंडेसिटिक मागमा मिलता है। बट अगर मैं मेडोसोनिस की बात करूँ तो वहाँ पे मुझे बासल्टिक मागमा मिलता है। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
एंड यहाँ पे अगर इसकी बात करूँ मैं, तो सब्डक्शन जोन पे मुझे क्या होता है, जो हाई, वो मेरा हाई प्रेशर जोन है, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर मिलता है, इसलिए जो जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है, बहुत लो होता है उसका। अगर मैं एमआर की बात करूँ, जिसका कंपोजिशन क्या होता है मेरा, बासल्टिक होता है, वहाँ पे टेम्परेचर कॉन्डिशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है, क्योंकि वहाँ पे मेरा मार्गमा निकल रहा है ना, इसलिए उसका जो जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये जो मेरा जियोथर्मल ग्रेडियंट है वो लीनियर है क्या? लीनियर है क्या मेरा जियोथर्मल ग्रेडियंट? है या नहीं लीनियर? कोई एक माइक ऑन करके बताओ, लीनियर है या नहीं है? लीनियर नहीं है, ठीक है। ये जो जियोथर्मल ग्रेडियंट है लीनियर नहीं है। कहाँ पे ऐसे आ रहे हैं, कहाँ पे ऐसे आ रहे हैं, कहाँ पे ऐसे आ रहे हैं, डिपेंड करता है, सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ये नॉन लीनियर है। अगर लीनियर होता तो नीचे वाला बेस बेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता, बट बेस पे टेम्परेचर क्या है, कोई एक पता ना? जो मेरा कोर मतलब पूरा सेंटर में इसका टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर सेंटर कितना टेम्परेचर होता है सेंटर में? ये सुनाई दे रहा है ना मेरा? हेलो? हाँ, सुनाई दे रहा है। मेरे सेंटर में टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इन वहाँ पे प्रेशर कितना होता है मेरा? प्रेशर होता है 360 GPa। ये चीज़ याद रखना, ये भी पूछ सकता है। जो ये मेरा जो जियोथर्मल गार्डियन होता है वो लीनियर नहीं होता। इसका फॉर्मूला क्या है जियोथर्मल गार्डियन का, न्यूमेरिकल वे से पूछ रहा हूँ, पूछता है वो बेसिकली। जियोथर्मल गार्डियन का फॉर्मूला क्या होता है, जी टेम्परेचर बाई डेप्थ। मैं 25 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर लिख रहा हूँ ना, तो सेल्सियस क्या है मेरा, टेम्परेचर है, किलोमीटर क्या है मेरा, डेप्थ है। तो वो बोलता है कि मेरा वो सरफेस टेम्परेचर इतना है और उसका जियोथर्मल गार्डियन इतना है, तो उसका नीचे का टेम्परेचर कितना होगा। तो प्लस होता है, या फिर जियोथर्मल गार्डियन ही पूछ लेता है, या फिर प्रेशर पूछ लेता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इक्वल टू मेरा रोजीएस होता है। इसका यूनिट क्या होता है मेरा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा पास्कल। इसको और क्या बोल सकते हैं, केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट होता है, ठीक। और मेरा जो 1 MPa होता है वो कितना पास्कल होता है, 10⁻6 पास्कल होता है। जो 1 GPa होता है वो कितना पास्कल होता है, 10⁹ पास्कल होता है। तो ऐसा एग्जाम में आता है, देख लेना। और हीट ट्रांसफर तो कितना टाइप्स का होता है, बोल दिया। कितना टाइप्स का होता है हीट ट्रांसफर? एक होता है मेरा रेडिएशन, जो बेसिकली इंटरवेनिंग मीडियम पे होता है, जहाँ पे हीट ट्रांसफर बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट होता है। सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मेरा रेडिएशन में देखने के लिए मिलता है हीट ट्रांसफर। फिर होता है कॉन्डक्शन। कॉन्डक्शन कहाँ पे होता है, जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट मेरे फिजिकल कॉन्टैक्ट से हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉन्डक्शन। ये लिथोस्फीयर पे होता है मेरा। फिर मेरा कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, एटमॉस्फेयर पे। ये कैसे, यहाँ पे हीट ट्रांसफर कैसे होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है बट लिक्विड से ट्रांसफर होता है, एंड एक वर्टिकली ट्रांसफर होता है। और अगर हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर हो, एडवेक्शन। एडवेक्शन बोलते हैं। एंड वो कैसे ट्रांसफर, कोई फ्रैक्चरिंग पाइप के थ्रू से ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो उसको एडवेक्शन बोलते हैं। ये लास्ट वाला मेरा क्या है, एडवेक्शन है। एडवेक्शन में क्या होता है, ये बेसिकली मेरा हॉरिजॉन्टली मूव करता है, ठीक है, जो मतलब हिट होता है, एंड ये फ्रैक्चरिंग पाइप के थ्रू से मूव करता है। इससे 4 टक्के मेरे हीट ट्रांसफर हो गए। एंड हीट फ्लक्स, इसका बेसिकली एक होता है, फॉर्मूला होता है, इससे क्वेश्चन भी आता है। जो हीट फ्लक्स होता है क्यू, उसका फॉर्मूला क्या है, के इंटू जियोथर्मल ग्रेडियंट, ठीक है। सो जियोथर्मल ग्रेडियंट मतलब क्या होगा मेरा, के इंटू डी टी, टेम्परेचर बाई डेप्थ, टेम्परेचर बाई डेप्थ। तो ये वाला याद रखना। जो के होता है ना, वो क्या होता है मेरा, ये थर्मल कंडक्टिविटी होता है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो तुम बोल सकते हो कि हीट फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड जियोथर्मल ग्रेडियंट। ये थोड़ा देख लेना, ठीक है। फिर मैग्मा कैसे जनरेट होता है, किस प्रोसेस से बेसिकली मैग्मा मेरा जनरेट होता है। सर आपने सेंटर का कितना प्रेशर बताया? 360 है, 360 GP है। मैग्मा जनरेशन मतलब कैसे होता है, 3 प्रोसेस से होता है। कौन से प्रोसेस है वो, क्या क्या है, बताओ कोई, क्या क्या प्रोसेस से मेरा मैग्मा जो होता है वो जनरेट होता है। आइदर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ तो, टेम्परेचर इंक्रीज एट कांस्टेंट प्रेशर, या फिर प्रेशर डिक्रीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डिक्रीज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर डिक्रीजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। या फिर क्या हो सकता है, मैं अगर वोलेटाइल कुछ उस पर इन्फ्लुएंस कर दूँ, तब भी वो क्या होगा मेरा,
दिमाग में जनरेट होगा, ठीक है। वोलेटाइल इन्फ्लक्स, वोलेटाइल्स में क्या क्या आएंगे, मतलब CO2 आएगा, H2 आएगा। तो जो टेम्परेचर इंक्रीज में यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, मैं बस टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता हूँ, ठीक है। मैं बस हीट ऐड कर रहा हूँ, बट प्रेशर को मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ। तब जो मेरा उसके वजह से मेरा क्या होता है, मेल्टिंग जनरेट होता है, क्योंकि मैं अगर टेम्परेचर ऐड करूंगा तो उसका रैंडमनेस बढ़ेगा। तो लेट से कोई एक रॉक है, उसका मतलब क्रिस्टल, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है 800 डिग्री, तो वो अगर 300 डिग्री पे है, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो 800 पे आएगा तो मेल्ट होगा। बेसिक चीज़ है ये। टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेरा मतलब मेल्ट जनरेट होता है, या फिर प्रेशर डिक्रीज करने से। अगर मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के मैं अगर प्रेशर को ज़्यादा डिक्रीज कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि जो इनर कोर का जो मतलब सॉलिडनेस है वो किसके वजह से, ज़्यादा प्रेशर की वजह से। तो वो अगर वहाँ पे इतना प्रेशर नहीं होता, वो कैसे होता, मेल्ट स्टेट में होता। तो अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज कर रहा हूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तभी मेरा क्या होगा, तब भी मेरा मेल्ट जनरेट हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस को, इसको डीकम्प्रेशन मेल्टिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जो प्रेशर डिक्रीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर डिक्रीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको क्या बोलते हैं हम, डीकम्प्रेशन मेल्टिंग बोलते हैं। यानी कहाँ पे मिलता है जो डीकम्प्रेशन मेल्टिंग होता है, ये कौन सा सेटिंग पे मिलता है, सेटिंग बोल रहा हूँ, हाँ कौन सा सेटिंग में मिलता है ये जो डीकम्प्रेशन मेल्टिंग होता है, ये MOR में मिलता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MOR या फिर कॉन्ट्रोलर रिक्टिंग में मिलता है, या फिर हॉटस्पॉट हो गया, वहाँ पे मिलता है ये जो जो डीकम्प्रेशन मेल्टिंग है। सो डीकम्प्रेशन मेल्टिंग क्या है, प्रेस डिक्रीज ऑफ प्रेशर है कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको हम डीकम्प्रेशन मेल्टिंग बोलते हैं। इन जो वोलेटाइल इन्फ्लक्स है, यहाँ पे क्या होता है, लेट से एक रॉक है जिसका टेम्परेचर है मेरा, जिसका क्रिस्टलाइज मतलब जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर लेट से 700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने H2 ऐड कर दिया, तो ये 700 पे ना मेल्ट होके कैसे पहले मेल्ट हो जाएगा, 500 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो जाएगा। तो वोलेटाइल इन्फ्लक्स करने से क्या होता है, ये डिप्रेसेस द मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट को मेरा डिप्रेस कर देता है, ये डिप्रेसेस तो मेल्टिंग पॉइंट। तो जो मतलब मेल्टिंग बाद में होना था, ज़्यादा टेम्परेचर में होना था, वो कम टेम्परेचर में पहले हो जाता है। सो बेसिकली मेल्टिंग को, मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है, डिप्रेसेस कर देता है। तो वोलेटाइल इन्फ्लक्स कहाँ पे मिलता है, मतलब कौन सी सेटिंग में देखने के लिए मिलता है, फ्लक्स मेल्टिंग जो होता है, इसको फ्लक्स मेल्टिंग बोलते हैं। ये कहाँ पे मिलता है जो फ्लक्स मेल्टिंग होता है, सबडक्शन। सॉल्वेशन जोन पे मिलता है, वेरी गुड। ये होता जो होता है मेरा सॉल्वेशन जोन पे मिलता है, ठीक है। सो ये याद रखना, जो मेरा डीकम्प्रेशन मेल्टिंग है उसमें क्या होता है मेरा, डिक्रीज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कहाँ पे देखने के लिए मिलता है डीकम्प्रेशन मेल्टिंग, MOR में मिलता है। एन जो मेरा सेकंड वाला है, इन ये फ्लक्स मेल्टिंग क्या होता है, वोलेटाइल इन्फ्लक्स, मतलब कोई भी अगर मैं वोलेटाइल्स ऐड कर दिया तो मेरा मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो डिप्रेस हो जाता है। तो ये कहाँ पे देखने के लिए मिलता है मेरा फ्लक्स मेल्टिंग जो होता है, ये मेरा सब्डक्शन जोन में देखने के लिए मिलता है, सब्डक्शन जोन, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर मैं वोलेटाइल्स ऐड कर रहा हूँ, जैसे CO2 हो गया, H2 हो गया, तो क्या करते हैं वो मेरा पार्टिकुलरली वो जो मेरा टेम्परेचर, वो जो मेरा मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको डिप्रेस कर देते हैं, नॉर्मल जियोथर्म से पहले उसको डिप्रेस कर देते हैं। और एक चीज़ याद रखना, CO2 और H2 दो मेरा है ना वोलेटाइल्स, H2 मेरे ज़्यादा मतलब डिप्रेस करता है इन कंपैरिजन टू CO2, मतलब H2 अगर होगा उस रॉक में तो मेल्टिंग पॉइंट को ज़्यादा डिक्रीज कर देगा CO2 कंपैरिजन में, ठीक है। ये तो चीज़ बता दिया तुमने। हाँ, और मेरा प्लूटोनिक और वोल्केनिक के बीच में डिफरेंस ये बोल दो। प्लूटोनिक और वोल्केनिक जो रॉक होते हैं, इससे ही पूछ लेते हैं राइट, कुछ प्लूटोनिक और वोल्केनिक रॉक का डिस्कशन कर लेते हैं, किसका मतलब वोल्केनिक वन क्या होता है, ग्रेनाइट का क्या होता है, इसको ये तो सबको पता होगा। ग्रेनाइट का क्या होता है, रायलाइट। गैब्रो का क्या होता है मेरा, गैब्रो का होता है मेरा बासाल्ट। साइनाइड का क्या होता है, ट्रैकाइट। ट्रैकाइड होता है। ग्रानुलाइट का क्या होता है, Dacite. डेसाइट। डाइसाइड होता है। और डायोड का क्या होता है मेरा, Andesite. एंडेसाइड होता है। और टोनालाइट का क्या होता है, वही सेम डाइसाइड होता है। और नेपथलीन साइनाइड का Phonolite. कोनोलेट होता है। इनफोइड गैब्रो का बासानाइड होता है।
इन जो केंटालैंडाइट है उसका क्या होता है? केंटालेनाइट, उसका क्या होता है मेरा? टाकाई बासल्ट होता है। इतना तक तो पता होगा सबको, यहाँ से याद रखना, ठीक है? यहाँ से याद रखना स्टार्ट करना। टाकाई बासल्ट होता है ये। और आडमेल आडामेल लाइट का क्या होता है मेरा? रायोडाइसाइड होता है। आनोसोसाइड का क्या होता है? होता है क्या कुछ? नहीं होता। नहीं होता। देखना जिस रॉक बेसिकली एक जो रॉक एक ही मिनरल से बना होता है 90% ज़्यादा होता है, जैसे कि ओलिवोड्यूनेट हो गया, फिर आनोसाइड हो गया, उनका कुछ वोल्केनिक इक्विवेलेंट नहीं होता है, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। हाँ, और एक तुम्हारा माग्मा सीरीज था, बट इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है तुम्हारा माग्मा सीरीज से। माग्मा सीरीज है ना तुम्हारा सिलेबस में? कोई कंफर्म करो, है ना माग्मा सीरीज? ठीक है। सो माग्मा सीरीज में दो टाइप्स का होता है, एक होता है अल्कालाइन और एक होता है सब अल्कालाइन। अल्कालाइन होता है, एक होता है सब अल्कालाइन। जो सब अल्कालाइन होता है फिर से दो टाइप्स का डिवाइडेड होता है। एक होता है मेरा थोलेटिक, एक होता है काल्क अल्कालाइन। बस तुमको ऐसा इतना याद रखना है कि कौन सा सेटिंग में मिलता है। जो थोलेटिक होता है वो मेनली कहाँ पे मिलता है? डाइवर्जेंट सेटिंग। मेनली डाइवर्जेंस में मिलता है, बट ये डाइवर्जेंस को छोड़ के बाकी जगह पे भी मिलता है, जैसे कि तुम्हारा कॉन्वर्जेंट हो गया, कॉन्वर्जेंट सेटिंग हो गया, कॉन्वर्जेंट या फिर इंट्राप्लेट सेटिंग में भी मिलता है, बट मेनली कहाँ पे मिलता है? डाइवर्जेंट पे मिलता है। बट जो काल्क अल्कालाइन है ये कहाँ पे मिलता है? बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड टू कॉन्वर्जेंट, मतलब कॉन्वर्जेंट पे ही मिलता है ओनली। रेस्ट्रिक्टेड टू कॉन्वर्जेंट मार्जिन, ठीक है? रेस्ट्रिक्टेड टू कॉन्वर्जेंट मार्जिन, ये मेरा कॉन्वर्जेंट मार्जिन पे ही मिलता है। जो अल्कलाइन होता है ये कहाँ पे मिलता है? ये मतलब मेरा ये डाइवर्जन छोड़ के हर जगह मिलता है मेरा, जो अल्कलाइन होता है डाइवर्जन को छोड़ के हर जगह मिलता है, ठीक है? मतलब ये कॉन्वर्जन में मिलता है, अलग विथ प्लेट में मिलता है, जो ये होता है मेरा, जो अल्कलाइन होता है कॉन्वर्जेंट, अदर प्लेट मार्जिन होता है, अदर इंट्रा प्लेट में मिलता है ये चीज़ याद रखना। सो मेरा थोलेटिक कहाँ पे मिल रहा है? ये मेरा मोस्टली डाइवर्जन पे मिल रहा है। जो अल्कालाइन है और जो काल्क अल्कालाइन है वो मोस्टली मेरा कॉन्वर्जन पे मिल रहा है, एंड जो अल्कालाइन है वो मेनली इंट्राप्लेट में मिल रहा है मेरा मेनली, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। एंड ये थोलेटिक पे क्या होता है ना, यहाँ पे सालो मेल्टिंग होता है। हाँ, जो मेरा अल्कालाइन है वहाँ पे सालो मेल्टिंग नहीं होता, एंड जो थोलेटिक होता है वहाँ पे मेरा क्या होता है ना, कि हाई मेल फ्रैक्शन होता है ना, हाई प्रेशर की वजह से हाई मेल फ्रैक्शन होता है, इसलिए वो मतलब क्या होता है मेरा, रीचिंग सिलिका होता है, मतलब सिलिका सैचुरेटेड होता है। बट अगर मैं अल्कलाइन की बात करूँ तो ये सिलिका ऑन्डो सैचुरेटेड होता है, क्योंकि इसका लो मेल फ्रैक्शन होता है बेसिकली, इसका रीजन है। इतना है था बस, इसका सेटिंग याद रख लो, और ज़्यादा मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है। तो थोलेटिक मेनली डाइवर्जेंस में मिलेगा, काल्कालाइन मोस्टली मेरा कॉन्वर्जेंस में मिलेगा, अल्कलाइन मेनली इंटरप्रेट में मिलेगा मेरा, ठीक है? बस थोड़ा रुको। मेरा वोल्केनिज्म कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है ना, एक होता है मेरा इंट्राप्लेट और एक होता है इंटरप्लेट। एक होता है इंटरप्लेट और एक होता है मेरा इंट्राप्लेट वोल्केनिज्म। इंटरप्लेट, इंटरप्लेट कहाँ पे मिलता है? ये बेसिकली मेरा टेक्टोनिक एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है? जो इंटरप्लेट होता है, इंटरप्लेट मतलब इंटर मतलब दो प्लेट के बीच में जो हो रहा है उसको बोलते हैं इंटरप्लेट।
इंटरप्लेट मतलब जो विद इन द प्लेट हो रहा है। सो जो इंटरप्लेट होता है वो कहाँ, वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है? मेनली टेक्टोनिक एक्टिविटी के साथ ही एसोसिएटेड होता है। बट जो ये मेरा इंटरप्लेट होता है ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है? ये मेनली मेरा हॉटस्पॉट एक्टिविटी सर। हाँ, ये हॉटस्पॉट एक्टिविटी सर मेनली एसोसिएटेड होता है। हॉटस्पॉट एक्टिविटी मतलब विद इन द प्लेट, ये विद इन द प्लेट, ठीक है। और जो मेरा इंटरप्लेट है वो कहाँ पे मेनली मिलता है मेरा? जहाँ पे मेरे प्लेट सब्डक्शन होते हैं वहाँ पे मेनली मिलता है, ठीक है। सब्डक्शन ऑफ प्लेट जहाँ पे होते हैं वहाँ पे मेनली मिलता है। मेनली ऑकर्स ड्यूरिंग सब्डक्शन ऑफ प्लेट्स। ये जो मेरा मतलब इंटरप्लेट वोल्केनिज्म ये कहाँ से आता है मेरा? डी डबल डैश लेयर से आता है, मतलब डीप विद इन द मेंटल। इसका सोर्स कहाँ से है? डीप विद इन द मेंटल, डीप विद इन द मेंटल। एंड इसका सोर्स कहाँ का है? ये जो इंटरप्लेट इसका सोर्स कहाँ से आता है? एटमॉस्फेयर से आता है। यहाँ पे जो मैग्मा आता है कहाँ से आता है मेरा? एटमॉस्फेयर से। ये चीज़ याद रखना। सो जो इंटरप्लेट है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड है। जो मेरा इंटरप्लेट है वो हॉटस्पॉट एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड है। ये बेसिकली जहाँ पे सॉल्वेशन होता है वहाँ उसके वजह से फॉर्म होता है, मतलब ये एटमॉस्फेयर से मेरा मैग्मा आता है। ये कहाँ से आता है? डीप विद इन द मेंटल से मेरा जो मैग्मा आता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा दो टाइप का कंडीशन बन सकता है, जैसे कि एक है मेरा वोल्केनिक आर्क और एक है सब्डक्शन जोन। वोल्केनिक आर्क और एक है सब्डक्शन जोन। सो वोल्केनिक आर्क कहाँ, मतलब इस रीजन का मतलब टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन क्या होगा जहाँ पे वोल्केनिक आर्क फॉर्म होगा, और जहाँ पे सब्डक्शन जोन होगा वो उसका कैसे कंडीशन होगा टेम्परेचर एंड प्रेशर का? जहाँ पे वोल्केनिक आर्क फॉर्म होगा वहाँ पे मेरा टेम्परेचर हाई होगा बट प्रेशर लो होगा। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। जहाँ पे मेरा सब्डक्शन जोन होगा वहाँ पे मेरा हाई प्रेशर बट लो टेम्परेचर होगा। ये वाला कंडीशन है, ठीक है। एंड यहाँ पे कौन सा मैग्मा मिलता है? तीनों टाइप के मैग्मा मिलते हैं जो मैग्मा सीरीज के थे। यहाँ पे अल्कलाइन भी मिलता है, यहाँ पे मुझे थोलेटिक भी मिलता है, थोलेटिक, और यहाँ पे मुझे कालकन भी मिलता है। बट मैं इसका बात करूँ मतलब यहाँ पे मुझे क्या नहीं मिलेंगे इंटरप्लेट में? यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे वो जो होता है क्या कालकन नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्वर्जेंस नहीं हो रहा है। ये तो टेक्टोनिक एक्टिविटी से एसोसिएटेड नहीं है ना, ये बस इंटरप्लेट के साथ एसोसिएटेड है विद इन द प्लेट जो होते हैं। तो यहाँ पे मुझे मतलब कालकन छोड़ के सारे मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो थोलेटिक एंड अल्काइन मिलते हैं बस यहाँ पे, मुझे कालकन नहीं मिलता है यहाँ पे। इसका अगर इंटरप्रेट का एग्जांपल क्या हो सकता है मेरा? वो जो ओशन ओशन कन्वर्जेंस जो अंडमान निकोबार है या फिर जापान है, या फिर ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस जैसे कि अंडियन हो गया, वो सब इंटरप्रेट का क्या क्या एग्जांपल है? जैसे हवाईन वोल्कन, यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका ओआई भी हो सकता है, ओआई भी, या फिर कॉन्टिनेंटल फ्लोर वेसल। ओआई भी कहाँ पे मिलता है मेरा? मेनली हवाईन, ये इसका एग्जांपल है। हवाईन मेरा ओआई भी है। ओशन आइलैंड वेसल, सीएफबी क्या है मेरा? कॉन्टिनेंटल फ्लोर वेसल, मतलब जो कॉन्टिनेंट पे मिलता है। ये कहाँ पे मिलेगा मेरा? डेक्कन एंड डेक्कन फ्लड वेसल। येलोस्टोन में मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देख लेना थोड़ा। एंड जो इंटरप्रेट वोल्केनिक एक्टिविटी होता है ये बेसिकली उसका मेन रीजन क्या है? एक मेंटल प्लूम की वजह से होता है। मेंटल प्लूम या फिर हॉटस्पॉट एक्टिविटी की वजह से होता है। ये जो मेंटल प्लूम होता है क्या होता है बेसिकली? जो मेंटल प्लूम होता है, मेंटल प्लूम की वजह से मेरा हॉटस्पॉट होता है ना। जो मेंटल प्लूम जो नीचे से आता है उसकी वजह से जो सर्फेसियल एक्सप्रेशन है उसको ही तो हम हॉटस्पॉट बोलते हैं ना। तो जो मेंटल प्लूम होता है वो उसका हाइट बहुत लार्ज होता है, यानी उसका टेल जो होता है नैरो होता है। लार्ज हेड और नैरो टेल, और नैरो टेल, ये चीज याद रखना। और जो मेरा कॉन्टिनेंटल, कौन सा कॉन्टिनेंटल हॉटस्पॉट है, कौन सा ओशनिक हॉटस्पॉट है, वो याद रख लेना, वो एग्जाम में पूछ लेता है। और जो मेरा आइसलैंड होता है वो मेरा मिड ओशन रीज में मिलता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फिर मेरा टेक्सचर, टेक्सचर ऑफ इग्नियस। सो टेक्सचर और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्सचर एंड योर स्ट्रक्चर? इनके बीच में मेन डिफरेंस क्या है? जो टेक्सचर्स होते हैं, स्मॉल स्केल फीचर। हाँ, बेसिकली द टेक्सचर्स आर स्मॉल स्केल फीचर व्हेयरएज द स्ट्रक्चर आर वेरी लार्ज स्केल फीचर। मतलब टेक्सचर को तुम मतलब नेकेड आई से देख नहीं सकते, पर जो स्ट्रक्चर होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनको नेकेड आई से बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम टेक्सचर को नहीं देख सकते, बट बहुत छोटे छोटे होते हैं तो अच्छे से नहीं दिखते हैं।
सो ये क्या होते हैं, मेरा स्मॉल स्केल फीचर्स होते हैं। टेक्सचर्स आर बेसिकली स्मॉल स्केल फीचर्स। एंड जो फैक्टर्स होते हैं जो इग्नियस टेक्सचर को अफेक्ट करते हैं, क्या क्या होते हैं जो फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द इग्नियस टेक्सचर्स? एक होता है मेरा रेट ऑफ न्यूक्लिएशन, रेट ऑफ न्यूक्लिएशन, और एक रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, और एक मेरा रेट ऑफ ग्रोथ होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड लास्ट वन इज रेट ऑफ ग्रोथ। सो मैं इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं जाता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि मेरा स्लो कूलिंग होगा तो रेट ऑफ न्यूक्लिएशन क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगा, अगर मेरा रैपिड कूलिंग होगा तो क्या होगा। सो मेरा रैपिड कूलिंग होगा, इसमें क्या होगा, मेरा जो रेट ऑफ न्यूक्लिएशन वो हाई होगा, ठीक है। रैपिड कूलिंग केस में मेरा रेट ऑफ न्यूक्लिएशन हाई होगा, रेट ऑफ न्यूक्लिएशन हाई होगा, रेट ऑफ ग्रोथ लो होगा। रेट ऑफ न्यूक्लिएशन इज हाई एंड रेट ऑफ ग्रोथ इज लो। उधर पे उसका डायग्राम देके अच्छे समझा है, उसको देख लेना, देखिए। रेट ऑफ ग्रोथ इज लो है इसका। एंड मेरा स्लो कूलिंग के केस में क्या होगा, मेरा रेट ऑफ न्यूक्लिएशन लो होगा, रेट ऑफ कूलिंग सॉरी रेट ऑफ ग्रोथ मेरा हाई होगा। रेट ऑफ न्यूक्लिएशन इज लो और रेट ऑफ ग्रोथ इज हाई। एंड जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो बेसिकली बताता है कि कौन से रेट से मेरा जो आटम एंड मॉलिक्यूल है वो डिफ्यूज हो रहे हैं लिक्विड के थ्रू से। अगर मैं रेट ऑफ न्यूक्लिएशन ऐड कर रहा हूँ तो मेरा रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, उसका ऑपोजिट होता है। ये चीज़ याद रखना। विथ इंक्रीज इन, थोड़ा रुको, ठीक है। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ना, अगर मैं रेट ऑफ न्यूक्लिएशन ऐड कर रहा हूँ तो मेरा रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब मेरा न्यूक्लिएशन जितना इंक्रीज होता है तो क्या होता है, मेरा रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीज होता है उसके साथ। मतलब कूलिंग रेट ऐड कर देता हूँ। रैपिड कूलिंग होगा तो क्या होगा, मेरा रैपिड कूलिंग होगा तो मेरा रेट ऑफ न्यूक्लिएशन हाई होगा, रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगा, मेरा लो होगा, एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन में मेरा क्या होगा, लो होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन में डिक्रीज हो जाएगा। सो विथ इंक्रीज इन रेट ऑफ न्यूक्लिएशन, रेट ऑफ ग्रोथ सॉरी रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीजेस। With the increase in rate of nucleation, rate of growth and rate of diffusion decreases. Rate of growth and rate of diffusion decreases. Rate of diffusion decreases. फिर मेरा जो टेक्सचर होता है वो मतलब 4 स्टेप के अंदर एक्सप्रेस होता है, ठीक है। क्या क्या होता है वो, एक होता है मेरा क्रिस्टलिनिटी, एक होता है मेरा ग्रानुलरिटी, और एक होता है मेरा शेप, और लास्ट वन इज म्यूचुअल रिलेशनशिप। जो क्रिस्टलिनिटी होता है ना, ये बेसिकली डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को डिफाइन करता है कि मतलब मेरा किस रेट से क्रिस्टलाइजेशन हुआ है। आइदर स्लो रेट से हुआ है या फिर मतलब इंटरमीडिएट रेट से हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट रेट से हुआ है। सो ये किसको बताता है, डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को बताता है। ये बताता है डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ग्रानुलरिटी किसको बताता है, ये ग्रेन साइज को, ग्रेन साइज। सो क्रिस्टलिनिटी के बेसिस से 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होता है मेरा क्रिस्टलिनिटी के उसके बेसिस पे कितने टाइप्स का टेक्सचर्स है मेरा। एक है होलो क्रिस्टलाइन, एक है मेरा हेमी क्रिस्टलाइन,
एक है मेरा होलो हाइलैंड। इन तीनों में इसका डिफरेंस क्या है? सेमी क्रिस्टलाइन में होलो हाइलैंड। और जो होलो क्रिस्टलाइन होता है वहाँ पे मेरा जो रेट ऑफ कूलिंग होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्लो होता है। स्लो मतलब स्लो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो वहाँ पे मेरा बस क्रिस्टल ही बनती है, वहाँ पे मेरा कोई भी ग्लास नहीं बनता, क्योंकि बहुत मतलब स्लोली हो रहा है, तो कोर्स मेरे क्रिस्टल ही मिलेंगे, ठीक है। एंटायरली मेड अप ऑफ क्रिस्टल। स्लो कूलिंग होगा, स्लो क्रिस्टलाइजेशन होगा, एंटायरली क्रिस्टल मिलेगा मुझे यहाँ पे। सेमी क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट रेट का मतलब मीडियम रेट का मतलब क्रिस्टलाइजेशन होता है, इसलिए यहाँ पे कुछ क्रिस्टल में मिलेंगे, उसके साथ कुछ ग्लास में मिलेंगे, क्रिस्टल प्लस ग्लास। और जो होलो आइलैंड होता है यहाँ पे ये वेरी फास्ट रेट में क्या होता है, इसे क्रिस्टलाइजेशन होता है। सो यहाँ पे क्या मिलेंगे मुझे, ओनली ग्लास मिलेंगे। सो इसका एग्जांपल क्या है होलो आइलैंड का? ऑब्सिडियन। इसका एग्जांपल है ऑब्सिडियन। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। एंड होलो आइलैंड का तुम बोल सकते हो ग्रानाइट हो गया, पेगमाटाइट हो गया। इसका एग्जांपल है। पेगमाटाइट कैसे फॉर्म होता है, या उसका जो लार्ज ग्रेन होता है वो लार्ज क्यों होता है पेगमाटाइट का? Late stage crystallization. लेट स्टेज क्रिस्टलाइजेशन। एंड वहाँ पे क्या होता है ना, वोलेटाइल इंट्रोस कर जाते हैं, वोलेटाइल आ जाते हैं, इसलिए उसका जो ग्रेन साइज वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। हेमी क्रिस्टलाइन पे क्या होगा, मेरा डोलरेट होगा। इसका एग्जांपल। नेक्स्ट वन इज योर ग्रेन ग्रानुलरिटी, दैट इज refers to grain size. If you can see the texture in naked eye, that is known as a phanetic texture. Phanetic means if the grains are distinguishable in naked eye. Seen in naked eye, अगर हम उसको naked eye से देख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, phanetic। अगर उसको naked eye पे नहीं देख सकते उसको क्या बोलेंगे, aphanetic बोलते हैं। Aphanetic cannot be seen in naked eye, not visible in naked eye, not visible in naked eye। ये जो aphanetic होता है again divided होता है, क्या क्या? ये मेरा माइक्रोक्रिस्टलाइन हो सकता है। माइक्रोक्रिस्टलाइन कब बोलेंगे, जब ये मुझे माइक्रोस्कोप के अंडर दिखता है। या फिर मेरो क्रिस्टलाइन हो सकता है। मेरो क्रिस्टलाइन कब बोलेंगे, जब इसको देखने के लिए मुझे मतलब हायर ऑर्डर माइक्रोस्कोप लगते हैं। और क्रिप्टो क्रिस्टलाइन कब बोलेंगे, जब हम इसको मतलब माइक्रोस्कोप के अंडर भी नहीं देख सकते, मतलब इतना छोटे होते हैं, तब उसको हम क्रिप्टो क्रिस्टलाइन बोलेंगे। क्रिप्टो क्रिस्टलाइन मतलब कैन नॉट बी इवन सीन अंडर हायर ऑर्डर माइक्रोस्कोप। इसको माइक्रोस्कोप के अंडर भी नहीं देख सकते, उसको बोलेंगे क्रिप्टो क्रिस्टलाइन। माइक्रो मतलब जिस जो मेरा माइक्रोस्कोप अंडर आइडेंटिफाइड होता है। मेरो मतलब जिसको देखने के लिए थोड़ा हायर ऑर्डर का लगता है, बट क्रिप्टो को हम टोटली नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप के अंडर, तो उसको क्रिप्टो बोलते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज शेप के बेसिस पे। On the basis of shape, the texture is again divided into three types. One is your euhedral, subhedral, anhedral. Subhedral and third one is your anhedral. So euhedral किसको बोलते हैं, अगर मेरा क्रिस्टल फेसेस वेल डेवलप्ड हो। इफ ऑल द क्रिस्टल फेसेस आर वेल डेवलप्ड तो उसको euhedral बोलेंगे। ऑल द क्रिस्टल फेसेस आर वेल डेवलप्ड तो उसको क्या बोलेंगे, यूडल बोलेंगे। अगर वो पार्शियल डेवलप है तो उसको सोबरल बोलेंगे। अगर टोटल डेवलप ही नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, आनडल बोलेंगे। अगर पार्शियली डेवलप हो तो उसको सोबरल बोलते हैं, पार्शियल डेवलप। अगर टोटल डेवलप नहीं है, अगर नो क्रिस्टल फेसेस है डेवलप, मतलब एक ही क्रिस्टल फेसेस अगर डेवलप नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, आनडल बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं डायग्राम तो से समझाऊँ, तो लेट्स से ये एक ट्राइंगल है। तुम यहाँ पे देखोगे तो तीनों फेसेस अच्छे से डेवलप है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूडल बोलेंगे। अगर एक साइड अच्छे से नहीं है, पार्शियली डेवलप है, इसको क्या बोलेंगे, सोबरल बोलेंगे। अगर तीनों ही साइड में अच्छे से डेवलप नहीं, इसको क्या बोलेंगे, आनरल बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज योर म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप ये कि मेरा चार टाइप्स का डिवाइड होता है। एक होता है मेरा इक्विग्रानुलर, 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 और एक होता है इनइक्विग्रानुलर, इनइक्विग्रानुलर, डायरेक्टिव एंड इंटरग्रोथ। डायरेक्टिव के अंदर मेरा फ्लो आएगा जो ट्रैकाइड एंड ट्रैकेटोइड। एंड लास्ट वन इज योर इंटरग्रोथ। इंटरग्रोथ के अंदर मेरा क्या क्या आएंगे, जैसे ग्राफिक हो गया, ग्रानोफेरिक हो गया, या फिर तुम्हारा मिमिक्रा हो गया, हमारा इंटरग्रोथ के अंडर आएंगे।
सो इक्विवेलेंट मतलब क्या है, ग्रेन साइज मेरे क्या है, इक्वल है, साइज ऑफ द ग्रेन्स आर इक्वल। इक्विवेलेंट जो होता है वहाँ पे जो ग्रेन का साइज होता है इक्वल होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट मतलब मिनरल ग्रेन्स आर ऑफ इक्वल साइज, ग्रेन्स ऑफ और इक्वल साइज, ठीक है। ये तीन टाइप्स का डिवाइडेड है मेनली। एक होता है पैनिडियोमॉर्फिक। पैनिडियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मेरा मतलब वो यूडल भी होता है, इक्वल इन साइज होता है। ये होता है यूहेड्रल एंड इक्वल इन साइज, यूहेड्रल एंड इक्वल इन साइज, उसको पैनिडियोमॉर्फिक बोलेंगे, इक्वल इन साइज। इसका एग्जांपल क्या है, लैम्प्रोफायर। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है एग्जाम में। इसका एग्जांपल है लैम्प्रोफायर। एंड वैसे मेरा नेक्स्ट वन मेरा हैप्पीडियोमॉर्फिक। इसको मेटामॉर्फिक क्या बोलते हैं, हाइपिडियोब्लास्टिक बोलते हैं। सो हाइपिडियोमॉर्फिक क्या होता है, अगर ये सोबर्डल हो एंड इक्वल इन साइज हो, अगर ये सोबर्डल हो एंड इक्वल इन साइज हो तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपिडियोमॉर्फिक बोलेंगे। अगर ये अनहेड्रल एंड इक्वल इन साइज हो तो उसको क्या बोलेंगे, एलोटियोमॉर्फिक बोलेंगे। वहाँ पे जेनोब्लास्टिक बोलते हैं मेटामॉर्फिक में। एलोटियोमॉर्फिक ये क्या होता है मेरा, अनहेड्रल होता है, इक्वल इन साइज होता है, अनहेड्रल एंड इक्वल इन साइज। ये तो हो गया मेरा इक्विवेलेंट। फिर आ गया मेरा इनइक्विवेलेंट। इनइक्विवेलेंट में क्या क्या होते हैं मेरा, एक होता है क्वाड्रेटिक, एक होता है मेरा पोइक्लिटिक, एक होता है ऑप्टिक, सोबोपेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जहाँ पे मेरे जो लार्जर ग्रेन्स होते हैं वो स्मॉलर ग्रेन्स के थ्रू सराउंड हो जाते हैं। लार्जर ग्रेन्स का सराउंड है स्मॉलर ग्रेन, जैसे कि ये मेरा लार्जर ग्रेन्स है अंदर, इनको अगर मेरा स्मॉलर ग्रेन सराउंड कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। यहाँ पे क्या होता है मेरा, लार्जर ग्रेन्स आर सराउंडेड बाय स्मॉलर ग्रेन्स, लार्जर ग्रेन्स आर surrounded by smaller grains, surrounded by smaller grains, तो इसको बोलेंगे पोरफायरेटिक। तो यहाँ पे लार्जर ग्रेन्स को क्या बोलते हैं इसका, एंड स्मॉलर ग्रेन्स को क्या बोलते हैं, जो लार्जर ग्रेन्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, फेनोक्रिस्ट बोलते हैं। जो स्मॉलर ग्रेन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्राउंड मास बोलते हैं। यानी कैसे फॉर्म होता है, ये मेरा बाइमोडल क्रिस्टलाइजेशन की वजह से फॉर्म होता है। जैसे कि पोरफायरेटिक में क्या होता है कि पहले मेरा वो जो डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वेरी लो होता है, तो इसके वजह से जो मेरा सेंटर में कोर में जो ग्रेन फॉर्म होते हैं वो वेरी मेरे कोर्स ग्रेन होते हैं। फिर बाद में कुछ वजह से जैसे कि कोई वोलेटाइल इन्फ्लक्स हो गया तो उसका क्या होगा, मेल्टिंग, वो जो डिप्रेस हो जाएगा तो जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तब मेरा फास्ट कूलिंग हो जाता है। सो फास्ट क्रिस्टलाइजेशन होगा तो क्या होगा, फाइन ग्रेन फॉर्म होगा। तो जब मेरा मतलब जब स्लो कूलिंग हो रहा तो ये कोर्स ग्रेन फॉर्म होंगे जिसको बोलेंगे फेनोक्रिस्ट। फिर बाद में वो रेट चेंज हो जाएगा, जब मेरा मतलब फास्ट रेट ऑफ कूलिंग हुआ तो मेरा स्मॉल ग्रेन फॉर्म होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड मास बोलेंगे। तो कोड में मेरा मतलब रहेगा फेनोक्रिस्ट, उसको कौन सराउंड कर दिया, ग्राउंड मास। तो इसको बोलते हैं पोरफायरेटिक, जिसमें मेरा जो लार्जर ग्रेन्स होते हैं वो स्मॉलर ग्रेन्स को, सॉरी लार्जर ग्रेन को स्मॉलर ग्रेन मेरा सराउंड कर देते हैं, ठीक है। सो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है मेरा ग्रानाइट एंड एंडेसाइट। एंडेसाइट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम में, ग्रानाइट एंड एंडेसाइट। एंडेसाइट मेरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर पोरफायरेटिक का बहुत टाइप्स का होता है, जैसे ग्लोमेरुलोपोरफायरेटिक होता है। ग्लोमेरुलोपोरफायरेटिक कब फॉर्म होता है मेरा, ग्लोमेरुलोपोरफायरेटिक जब जो मेरा फेनोक्रिस्ट होगा वो क्लस्टर शेप का होगा। अगर लेट से मेरा फेनोक्रिस्ट ये है, ये क्लस्टर शेप का होगा, ऐसे 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 क्लस्टर शेप का होगा। अगर ये क्लस्टर शेप का होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, ग्लोमेरुलोपोरफायरेटिक बोलेंगे। इफ द फेनोक्रिस्ट इज क्लस्टर शेप्ड, इफ द फेनोक्रिस्ट इज क्लस्टर शेप्ड, फेनोक्रिस्ट इज क्लस्टर शेप, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ग्लोमेरुलोपोरफायरेटिक बोलेंगे। विट्रोफायरिक कब बोलेंगे, जब उसका फेनोक्रिस्ट अगर ग्लासी ग्राउंड मास से बना होगा। अगर मेरा फेनोक्रिस्ट, विट्रोफायरिक किसको बोलेंगे, इफ द फेनोक्रिस्ट इज मेड ऑफ ग्लासी ग्राउंड मास, इफ द फेनोक्रिस्ट इज मेड ऑफ ग्लासी ग्राउंड मास, मेड ऑफ ग्लासी ग्राउंड मास, तो उसको क्या बोलेंगे हम, विट्रोफायरिक बोलेंगे। हेल्सोफेरिक कब बोलेंगे, जब उसका फेनोक्रिस्ट कोई क्रिप्टोक्रिस्टलाइन ग्राउंड मास से अगर एनक्लोज हो जाए तो। मगर मगर मतलब उसका जो ग्राउंड मास होगा वो अगर मेरा क्रिप्टोक्रिस्टलाइन होगा तब उसको क्या बोलेंगे हम, उसको फेल्सोफेरिक बोलेंगे। मेरा फेल्सोफेरिक कब होगा,
जो मेरा जो फेनोक्रिस्ट है वो अगर मेरा ग्लास वो क्रिप्टो क्रिस्टल ग्राउंड मास से अगर एनक्लोज हो जाए तो फेनोक्रिस्ट is enclosed by cryptocrystalline ground mass is enclosed by cryptocrystalline ground mass इसको क्या बोलेंगे फेल्सोकैरिक बोलेंगे। फिर जो पोइक्लिटिक होता है अपोजिट ऑफ क्या होता है मेरा पोरफैटिक का अपोजिट है जो पोइक्लिटिक होता है। तो पोरफैटिक में क्या हो रहा था जो लार्जर ग्रेन्स थे वो स्मॉलर ग्रेन्स के अंदर सराउंड होकर रह जाते थे मतलब लार्जर ग्रेन्स सराउंड होकर स्मॉलर ग्रेन्स। तो पोइक्लिटिक में क्या होगा यहाँ पे जो स्मॉलर ग्रेन्स आर सराउंडेड में लार्जर ग्रेन्स और यू कैन से द लार्जर ग्रेन्स एनक्लोजेस द स्मॉलर ग्रेन्स। ये उसका जस्ट ऑपोजिट होगा। यहाँ पे मुझे लेट्स से जब ग्रेटर डेप्थ में होगा तब मेरा वेरी फास्ट कूलिंग हो रहा होगा फिर बाद में थोड़े चेंज हो जाएगा फिर यहाँ पे मेरा स्लो कूलिंग होगा तो बाहर मेरा क्या होंगे कोर्सर ग्रेन फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो कोर्सर ग्रेन होंगे जो लार्जर ग्रेन होंगे वो मेरे फाइनल ग्रेन को क्या कर लेंगे एनक्लोज कर देंगे। तो इसको क्या बोलेंगे पोइट्रेटिव बोलेंगे व्हेन लार्जर ग्रेन एनक्लोजेस अ स्मॉलर ग्रेन लार्जर ग्रेन एनक्लोजेस अ स्मॉलर ग्रेन। तो यहाँ पे जो लार्जर ग्रेन्स होंगे उनको क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हम ओइकोक्रिस्ट, ऑइकोक्रिस्ट। जो स्मॉलर ग्रेन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं चाड़ा क्रिस्ट। शैडोक्रिस्ट, एंड इसका एग्जांपल क्या है इससे पूछ लेते हैं। इसका एग्जांपल मेनली क्या है डोलेराइट और डायाबिस होता है ना सॉरी साइनेट एंड मोन्जोनेट होता है। डोलेराइट एंड डायाबिस इसका एग्जांपल है तुम्हारा ओपीटिक का एग्जांपल है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ओपीटिक। ओपीटिक मेरा क्या है इसका सब टाइप है मतलब इसका ये सब डिवाइडेड है जो कोएगुलेटिक के ओपीटिक सबओपीटिक एंड हाइपीडोपिक से डिवाइडेड ठीक है। सो ओपीटिक में क्या होता है यहाँ पे भी जो मेरा स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं वो लार्ज ऑर्गन्स के अंदर इनक्लोज होकर रह जाते हैं बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो मेरे लार्ज ऑर्गन्स है वो मेरा ओगैट के ग्रेन्स होते हैं एंड जो स्मॉल ऑर्गन्स है वो मेरा फ्लैजिकल लास्ट होते हैं ठीक है। अगर मैं ये ओइकोफिस्ट को अगर मैं ले जाऊँ इसको ओगैट ले जाऊँ इन चाड़ा क्रिस्ट अगर मेरा प्लाजिकल लात हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा ओपीटिक हो जाएगा। सो ओपीटिक मतलब क्या यहाँ पे जो मेरा मतलब जो ओगाइट होता है ओगाइट एनक्लोजेस द स्मॉलर लात ऑफ फ्लैजिकलिस एनक्लोजेस द स्मॉलर फ्लैजिकल लात स्मॉलर फ्लैजिकल लात। अगर मेरा ओगाइट अगर फ्लैजिकलिस लात को एनक्लोज कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे ओपीटिक बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है डोलेराइट एंड डायाबिस डोलेराइट एंड डायाबिस। फिर मेरा सबओपीटिक अगर मेरा एनक्लोजिंग पार्शियल हो गया तो उसको क्या बोलेंगे सबओपीटिक बोलेंगे if the enclosing is partial if the enclosing is partial। इंटरग्रानुलर कब बोलते हैं इंटरग्रानुलर इंटरसर्टल में क्या डिफरेंस है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरग्रानुलर टेक्सचर एंड इंटरसर्टल टेक्सचर। इंटरग्रानुलर इंटरसर्टल के बीच डिफरेंस क्या है इंटरसर्टल क्या डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में। इंटरग्रेनुलर में जो प्लेजियोक्लिस का लैथ्स रहता है उसके बीच का जो वॉइड स्पेस होता है वहाँ ग्रेन्स रहता है और सर्टल में ग्लास रहता है। हाँ अगर वो जो वॉइड स्पेस कुछ रह जाता है अगर वो वॉइड स्पेसेस अगर मेरे ग्रेन से फिल्ड अप हो फेरोमेन से मिनरल लाइक पायरोजिन एंड एम्फीबुल से अगर फिल्ड अप हो तो उसको बोलते हैं इंटरग्रानुलर। अगर वो मतलब ग्रेन से फिल ना हो के अगर ग्लासी मेटल से फिल्ड अप हो तो उसको क्या बोलेंगे इंटरसर्टल बोलते हैं। इंटरग्रानुलर कब बोलेंगे अब द इफ द वॉइड स्पेसेस आर फिल्ड अप बाय ग्रेन्स if void spaces are filled up by grains spaces are filled up by grains। इंटरसर्टल को बोलेंगे if the void spaces are filled up by glassy matter। मोजाइक टेक्स्ट को किसको बोलते हैं मोजाइक किसका ऑर्डर नेम होता है ये filled up by glassy matter किसका होता है मोजाइक जो टेक्स्ट होता है वो किसका ऑर्डर नेम होता है ये इंटरग्रानुलर का होता है आई गेस इसका होता है ना कोई कंफर्म करो मेरे को भी याद नहीं आ रहा ठीक से इसका ही होता है ना ठीक है देख लेना ठीक है थोड़ा फिर आगे मेरा इंट्रो टेक्स्ट
इंटीग्रल का टेबल एक ट्रायंगुलर डायग्राम याद रख लेना। जैसे कि मेरा क्वार्ज है, ये मेरा ऑर्थोक्लेज है, ये मेरा अल्वेट है। क्वार्ज एंड ऑर्थोक्लेज के बीच में जो इंटरवल होगा उसको क्या बोलेंगे? ग्राफिक टेक्सचर। उसको ग्राफिक बोलेंगे या फिर उसको ग्रानोफेरिक भी बोलते हैं। कौन सा ये क्रिस्टलाइजेशन में मिलता है? यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन। यूटेक्टिक में मिलता यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन। है। ग्राफिक कब होगा? जब उसका मतलब रेगुलर मैनर में होगा। अब जो माइक्रोस्कोपिक होगा, ठीक है, उसको ग्राफिक बोलेंगे। ग्रानोफेरिक बेसिकली माइक्रोस्कोपिक का नेचर का होता है, वो इरेगुलर फॉर्म होता है। क्वार्ज एंड अल्बर्ट के बीच में जो इंटरवल होता है उसको क्या बोलते हैं? मिरमेकर बोलते हैं। मेरे मतलब क्वार्ज और प्लाजियोक्लेज, अल्बर्ट में प्लाजियोक्लेज गया ना। सो क्वार्ज एंड द बॉर्मिकुलर प्लाजियोक्लेज के बीच में, सॉरी बॉर्मिकुलर क्वार्ज एंड प्लाजियोक्लेज के बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मिरमेकर बोलते हैं। एंड जो ऑर्थोक्लेज अल्वेल के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉर्थाइट। आइदर पोर्थाइड या फिर उसको आंटी पोर्थाइड बोलते हैं। एंटीपॉर्थाइट। तो पोर्थाइड कब बोलेंगे? जब मेरा ऑर्थोक्लेज होस्ट होगा। इफ ऑर्थोक्लेज इज होस्ट, दैट इज नोन एज पोर्थाइडिक टेक्सचर। इफ ऑर्थोक्लेज इज होस्ट, इफ अल्वेट इज होस्ट, दैट इज नोन एज योर आंटी पोर्थाइड टेक्सचर। ये दोनों कैसे फॉर्म होते हैं? एक्सोल्यूशन की वजह से। एक्सोल्यूशन में क्या होता है? सब सॉलिडस कूलिंग। सॉलिडस कूलिंग होता है। मतलब बेसिकली लेट्स से टू सॉलिड सेपरेट हो। हाँ, लेट्स से दो मिनरल है। ये मेरा 1200 डिग्री टेम्परेचर में क्या है? ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। लेट्स से ए का क्रिस्टलाइजिंग टेम्परेचर है 900 डिग्री सेल्सियस, बी का है 800 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब भी 800 जब 900 डिग्री पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? मेरा ए क्रिस्टलाइज हो जाएगा पूरा, एंड जब 800 पहुंच जाएंगे तो बी क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तब जो ये 1200 डिग्री टेम्परेचर में थे तब ये एक ही फेज को इंडिकेट कर रहे थे, बट जब ये लो टेम्परेचर में है तो क्या हो गया? इनका फेज डिफरेंशिएट हो गया, ये दोनों मिनरल में कन्वर्ट हो गए। सो एक्सोल्यूशन किसको बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ होमोजेनियस मेटल्स एट लो टेम्परेचर, उसको बोलते हैं। जो सॉलिडस कूलिंग होता है मेरा, ठीक है। सेपरेशन ऑफ होमोजेनियस मेटल एट लो टेम्परेचर, सेपरेशन ऑफ होमोजेनियस मेटल एट लो टेम्परेचर, उसको एक्सोल्यूशन लैमिनियर बोलते हैं, ठीक है। एट लो टेम्परेचर बहुत सारे और मिनरल भी शो करते हैं एक्सोल्यूशन, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली क्या बोला मैं, वो हाई टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में होते हैं। जैसे जैसे उनका टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो क्या हो जाते हैं? वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड गॉट सेपरेटेड हो जाते हैं, ठीक है। जो कि मेरा सेपरेशन को मतलब डिपेंड करता है। फिर कुछ मिसलेनियस टेक्सचर्स होते हैं, जैसे कि राप्पर के भी हो गया। राप्पर भी किसको बोलते हैं? प्लेजियोक्लेस और ग्रोथ। के हाँ, प्लस पर। ये एक टाइप का मेरा एपिडेक्सल ग्रोथ टेक्सचर है। एपिडेक्सल ग्रोथ टेक्सचर मतलब क्या? एक मिनरल के ऊपर और एक मिनरल ग्रोथ हो जाता है। सो राप्की में क्या होता है? मेरा जो प्लाजियोक्लेज होता है ऑर्थोक्लेज के ऊपर ग्रोथ हो जाता है, तो उस टाइप का टेक्सचर क्या बोलते हैं? राप्पर के भी। ये प्लाजियोक्लेज ग्रोथ ओवर ऑर्थोक्लेज, ये प्लाजियोक्लेज growth over orthoclase, that texture is known as Rapakib texture. Growth over orthoclase. स्पिनिफिक्स किसको बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट टेक्सचर है, ठीक है। स्पिनिफिक्स ये एग्जाम में पूछता है। स्पिनिफिक्स किसको बोलते हैं? ये इसका Magnetic type of texture shown by comatite. ये क्वेंचिंग ऑफ अल्ट्रामेफिक मैग्मा की वजह से फॉर्म होता है। क्वेंचिंग ऑफ अल्ट्रामेफिक लावा की वजह से फॉर्म होता है। क्वेंचिंग की वजह से जो टेक्सचर फॉर्म होता है उसको क्या बोलेंगे हम? स्पिनिफिक्स बोलते हैं। ये मेरा ओलिविन का टेक्सचर होता है, टेक्सचर ऑफ ओलिविन। इसका कौन सा रॉक दिखाता है? ये कौन सा रॉक में मिलता है? Comatite. कोमाटिक में मिलते हैं, फाउंड इन कोमाटिक रॉक। यानी कोमाटिक रॉक का एज क्या होता है? Archean. आर्कियन। ये रेस्ट्रिक्टेड टू आर्कियन होता है मेरा जो कोमाटिक रॉक होता है, ठीक है। और एक पॉलिटिक टेक्सचर होता है। पॉलिटिक टेक्सचर किसको बोलेंगे? पॉलिटिक जो बेसिकल Volcanic. हाँ, जो बेसिकल हाइड्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ग्लास की वजह से फॉर्म हो। रिजल्ट ऑफ हाइड्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ग्लास, रिजल्ट ऑफ हाइड्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ग्लास, एक्सपेंशन ऑफ ग्लास। इन स्पेरुलिटिक टेक्सचर किसको बोलेंगे? स्पेरुलिटिक Quartz and orthoclase are radiating from one point. हाँ, मतलब कोई भी ऐसा टेक्सचर है जहाँ पे क्या हो रहा है मेरा,
मतलब बेसिकली रेडिएशन दिख रहा है, ठीक है, नीडल एक रेडिएशन दिख रहा है, मतलब ग्रेन्स आर रेडिएटिंग टू ए कॉमन सेंटर, एक कॉमन सेंटर को रेडिएट हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्लेरोटिक बोलेंगे। रेडिएट फ्रॉम ए या रेडिएटिंग टू ए, मतलब एक पॉइंट पे जाके रेडिएट होते हैं ना, पॉइंट से रेडिएट होते हैं, पॉइंट से वो स्टार्ट होते हैं रेडिएट, या पॉइंट की तरफ रेडिएट होते हैं, कौन सा वाला है? रेडिएटिंग फ्रॉम ए कॉमन सेंटर ना, from a point. फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, हाँ उसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक। एंड मैं जोनिंग की बात करूं तो कितने डेज का होता है जोनिंग जो मेरा होता है? 3 types. क्या क्या होता है जोनिंग जो होता है? Normal, reverse and oscillatory zoning. नॉर्मल, रिवर्स में ऑसिलेटरी होता है ना। तो नॉर्मल कहाँ पे फॉर्म होता है मेरा? नॉर्मल कैसे फॉर्म होता है जो नॉर्मल जोनिंग होता है? Calcic rich in core and sodic rich in periphery. हाँ, अगर मेरे कोर में कैल्शियम रिच है एंड पेरिफेरी में अगर एन रिच है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल जोनिंग बोलेंगे। रिवर्स जोनिंग किसको बोलेंगे? इसका opposite. हाँ, अगर मेरे कोर में अगर एन रिच है एंड री में अगर वो सी रिच है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम और रिवर्स जोनिंग, ठीक है। जोनिंग कैसे फॉर्म होता है जोन वाइज? Solid solution. हाँ, सॉल्यूशन पे मिलता है ऑफ कोर्स, जोन वाइज ड्यूरिंग कूलिंग, जोन वाइज ड्यूरिंग कूलिंग। मतलब उसका होता है, एक होता है नॉर्मल जोनिंग जहाँ पे क्या होता है मेरा सी रिच at the core, एन रिच at the periphery, at the periphery, उसको बोलते हैं नॉर्मल जोनिंग। उसका रिवर्स कैसे हुआ तो उसको बोलेंगे रिवर्स जोनिंग। रिवर्स जोनिंग किसको बोलेंगे? अगर एन रिच मेरे कोर पे मिल रहा है, एन रिच at the core, मतलब तुम ऐसा बोल सकते हो नॉर्मल जोन में क्या होता है, जोन फ्रॉम हाई टेम्परेचर कोर कंपोजिशन टू लो टेम्परेचर कोर कंपोजिशन। मतलब जोनिंग कैसे होता है मेरा, सी रिच टू एन रिच होता है। अगर सी रिच कोर पे मिल रहा है, अगर एन रिच सिम पे मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। अगर एन रिच मेरे कोर पे मिल रहा है, ये होता है मेरा जोन फ्रॉम लो टेम्परेचर कोर कंपोजिशन टू हाई टेम्परेचर रिम कंपोजिशन, एन रिच एट द कोर एंड सी रिच एट द रिम, उसको बोलेंगे रिवर्स जोनिंग। मतलब नॉर्मल जोनिंग मेरा कैल्सिक कोर होता है, सोडिक रिम होता है, और रिवर्स जोनिंग मेरा सोडिक कोर होता है, कैल्सिक रिम होता है। एंड एक ऑसिलेटरी जोनिंग होता है, उसको वो क्या होता है जो ऑसिलेटरी होता है, वहाँ पे कभी मेरा मतलब ऐसे वहाँ पे फ्लक्चुएशन होता है, जैसे कि एन रिच मिल गया अभी, फिर सी रिच मिला, फिर से एन, फिर से सी, जहाँ पे मेरा कॉम्पोजिशन साइक्लिकली वेरी करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम ऑसिलेटरी बोलते हैं। जहाँ पे कॉम्पोजिशन मेरा क्या होता है, साइक्लिकली वेरी करता है। फिर कुमुलेट टेक्सचर क्या होता है मेरा? जो कुमुलेट टेक्सचर होता है, जब मेरा अर्ली स्टेज क्रिस्टलाइजेशन होता है अल्ट्राफाइन मिनरल का, तब जो डेंसर होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में ड्यू टू ग्रेविटेशनल सेटलिंग। सो मेरा जो कुमुलेट टेक्सचर कैसे फॉर्म होते हैं? ड्यू टू ग्रेविटेशनल सेटलिंग। सेटलिंग। Gravitational. ये मेरे ग्रेविटेशनल सेटलिंग की वजह से फॉर्म होते हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल सेटलिंग। मतलब जो डेंसर होते हैं नीचे सेटल हो जाते हैं, तो इस टाइप का टेक्सचर क्या बोलते हैं? कुमुलेट टेक्सचर बोलते हैं। सो ये कितने टाइप्स का होते हैं? एक होता है मेरा आर्डो कुमुलेट, आर कुमुलेट, या फिर ये ऑर्थो कुमुलेट होता है, ऑर्थो कुमुलेट, ठीक है। आर कुमुलेट होता है, ऑर्थो कुमुलेट होता है, फिर मेजो कुमुलेट होते हैं। सो आर कुमुलेट कब बोलेंगे? जब ये इंटरस्टेशियल एरिया को ऑक्यूपाई करेंगे तो उसको आर कुमुलेट बोलते हैं, सॉरी ऑर्थो कुमुलेट बोलते हैं, जब ये इंटरस्टेशियल एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। आर कुमुलेट कब बोलते हैं? जब ये मतलब मिनरल मतलब पोर स्पेस को मतलब फिल करते हैं, तब उसको आर कुमुलेट बोलते हैं। मेजो कुमुलेट जो होता है इनके बिना, इन जो ऑर्थो कुमुलेट एंड आर कुमुलेट होता है उसके बिना इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। फिर आया मेरा रिप्लेसमेंट टेक्सचर, इससे भी क्वेश्चन आते हैं रिप्लेसमेंट टेक्सचर से। एक है मेरा यूरालाइटेशन, यूरालाइटेशन। सर आपने एडक्यूमुलेट और ऑर्थो के लिए क्या बताया? ऑर्थोकुमुलेट में क्या होता है ना, वो जो मेरा वो जो डेंसर मिनरल है, जो डेंसर मेटल जो सेटल डाउन होंगे, अगर इंटरस्टेशियल एरिया को प्रीफर करेंगे, इंटरस्टेशियल पता है ना,
अगर उस एरिया को जाके वो प्रिफर करेंगे तो उसको बोलेंगे ऑर्थोकुमुलेट। अगर वो जो कुमुलेट मिनरल अगर वो फिल मेरे पोर स्पेस को फिल करेंगे तो उसको बोलेंगे एडोकुमुलेट। मैंने पोर स्पेस को फिल करने वाले को एक्यूमुलेट बोलते हैं, ऑर्थोक्यूमुलेट कब बोलेंगे? जब इंटरस्टिशियल एरिया को फिल करेगा, मतलब जैसे कि तुम्हारा एलिफम जो हाँ। क्रिस्टल होता है एंड जो लिक्विड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ना। सो क्या होता है ना, जो मेरा मतलब एक एडिशनल ओवरग्रोथ होता है मेरा क्रिस्टल में, जो एलिफम क्रिस्टल में एक एडिशनल ओवरग्रोथ होते हैं। इसलिए क्या होता है ना, मेरा शेप एंड साइज जो होता है एलिफम क्रिस्टल का चेंजेस हो जाता है, उसको ही हम ऑर्थोकुमुलेट बोलते हैं। हाँ ठीक है। यूरालाइटेशन है और एक मेरा सोल्सोलाइटेशन है। सोल्सो राइटेशन एंड एक बायोटाइजेशन है, बायोटाइजेशन और एक क्लोरिटाइजेशन है, क्लोरिटाइजेशन और नेक्स्ट वन इज सॉर्पेंटाइजेशन। और लास्ट वाला तुम्हारा डिविट्रिफिकेशन, डिविट्रिफिकेशन। सो यूराइडाइजेशन किसको बोलते हैं? अगर तो जिसमें तुम्हारा बेसिकली पायरोजन जो होता है वो एम्फीबोलो कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं यूराइडाइजेशन। और सोसोराइडाइजेशन पे क्या होता है तुम्हारा? सोसोराइडाइजेशन पे जो प्लाजियोक्लेज होता है वो मेरा Plagioclase is replaced by epidote. एपिडोट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एपिडोट होता है प्लाजियोक्लेज को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। बायोटाइजेशन कब होता है? तो प्रोसेस बाय व्हिच बायोटाइड इज फॉर्मिंग। यहाँ पे क्या होता है, जो पायरोजन या फिर एम्फीबोल होते हैं वो क्या होता है, उससे मेरा बायोटाइड फॉर्म होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बायोटाइजेशन। क्लोरिटाइजेशन किसको बोलते हैं? जिस प्रोसेस में मेरा क्लोराइड फॉर्म होता है मापिक मिनरल से, उसका वेदरिंग होकर मेरा क्लोराइड फॉर्म होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोरिटाइजेशन। सॉल्फेनाइजेशन क्या होता है? तुमको पता होगा कि जो ओलिविन होता है वो क्या सॉल्फेनेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंटाइजेशन। ओलिविन टू सॉल्फेंटाइन। एंड जो ओलिविन होता है वो हाइड्रोस नहीं होता, बट जो सॉल्फेंटाइन होता है वो मेरा हाइड्रोस मिनरल होता है। तो रिप्लेसमेंट होने से क्या होता है, मेरा हाइड्रोस मिनरल ऐड हो जाते हैं, ठीक है। डिविटिवेशन ये इंपॉर्टेंट है। ये किसको बोलते हैं? जहाँ पे मेरे ग्लास की जो मेटल होते हैं वो मेरा क्रिस्टलाइन मिनरल पे कन्वर्ट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ग्लास की क्रिस्टलाइन, उसको क्या बोलते हैं हम? डिविटिफिकेशन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, टेक्सचर। तो मेरे यूटिलिटी पे कौन से टेक्सचर मिलते हैं? ग्राफिक। ग्राफिक में Optic. ओपीडी कहाँ पे मिलता है वो यूटिलिटी पॉइंट पे तो नहीं मिलता, कहाँ पे मिलता है ये? Liquidus land. ये राइट साइड मिलता है लेफ्ट साइड मिलता है, ये बताओ। जो ओपीडी होता है Left side. लेफ्ट साइड मिलता है, ठीक है। ओपीडी हो गया, और क्या मिलता है यहाँ पे? मिलमेकर भी मिलता है, Vitruvian. मिलमेकर भी मिलता है, ठीक है। ये हो गया मेरा यूटिलिटी का। फिर आ गया मेरा सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन कौन सा टेक्सचर मिलता है यहाँ पे? Joining. जोनिंग मिलता है। और सब सॉल्यूशन में क्या मिलता है? मतलब जो लिमिटेड सॉलिड सॉल्यूशन होता है, Saturation. लिमिटेड सॉलिड सॉल्यूशन जो होता है मेरा, Exolution. Porthite and antiporthite. जो पोर्थाइड एंड एंटीपोथाइड दोनों मिलते हैं। पोर्थाइड कब मिलेगा? जो मेरा ऑर्थोक्लेस की तरफ होगा उसका। एंटीपोथाइड कब मिलेगा? जब एल्बेट की तरफ उसका कंपोजिशन होगा। पोर्थाइड, एंटीपोथाइड। और पेरियोडिक के केस में क्या मिलता है मुझे? Corona reaction. आगे रिएक्शन नहीं या फिर कोरोना। रिएक्शन रिंग या फिर कोरोना, ये मिलता है, ठीक है। एक्चुअली कुछ काम आ गया है तो क्लास आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से पॉसिबल होगा मैं तुमको इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू। Thank you.